हाय कौशल भाई, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया विकास भाई, आप बताइए क्या हाल चाल। भाई मैं काफ़ी अच्छा हूँ। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, बीइंग ऑन द यंग पॉडकास्ट। एंड भाई आई एम प्रीटी श्योर कि आज का पॉडकास्ट ना लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, यानी कि उनको शायद डराने वाला है। डेफिनेटली भाई। आज जो स्टोरी शेयर करने वाले हैं वो भाई कहाँ से बिलोंग करती है और किस बारे में? भाई जब सबसे पहली स्टोरी मैं आज शेयर करूंगा वो स्टार्ट होती है इजिप्ट से और फिर वो जाती है लीबिया तक। ओके, लीबिया की स्टोरी है। हाँ, और ये है बेसिकली जिन पे जो मेरी वन ऑफ द फेवरेट स्टोरीज होते हैं, क्योंकि ये ऊपर वाले का बनाया एक ऐसा मखलूक है, एक ऐसा क्रिएचर है जिसके ऊपर शायद काबू कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और लोग बहुत सफ़र करते हैं जब वो किसी ऐसी चीज़ के वश में आ जाते हैं। तो जी भाई, कहाँ से स्टार्ट होती है स्टोरी? ये स्टोरी स्टार्ट होती है भाई इजिप्ट से, एक सुहैर नाम की लड़की के साथ। और ये 24-25 साल की लड़की है और बहुत ही खूबसूरत लड़की है ये। तो बेसिकली एक नॉर्मल रोज़ की तरह अपने घर पे बैठी हुई थी और एक दिन इनके घर के दरवाजे पर एक दस्तक होती है और इसे पता लगता है कि इसके लिए कोई रिश्ता है। जी। रिश्ता होता है एक अली नाम के लड़के का। वो लोग इसके घर पे आते हैं, दोनों एक दूसरे को देखते हैं और अली इसे पसंद आता है और फाइनली इनका रिश्ता हो जाता है। अब ये लोग हंसी खुशी लाइक अपने परिवार के साथ रहने लगते हैं और फिर रहते रहते कुछ एक महीने के बाद अली बेसिकली एक स्कूल टीचर है। तो उसे लीबिया से एक ऑफ़र आता है, एक स्कूल से, काफ़ी बड़े स्कूल से, कि आप यहाँ पर आके बच्चों को पढ़ाओ। ये उसकी ज़िंदगी के लिए एक टर्निंग पॉइंट था, उसके करियर के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ। उसने आके अपनी वाइफ को बताया कि मुझे यह अपॉर्चुनिटी मिल रही है और ऐसे ऐसे करके हमें लीबिया जाना पड़ेगा। सुहैर बहुत सपोर्टिव थी, उसने कहा तुरंत चलते हैं, ऑब्वियसली बहुत अच्छा है आपके करियर के लिए, तो डेफिनेटली चलते हैं। ये लोग जाकर के लीबिया शिफ्ट हुए और लीबिया में जहाँ पर ये शिफ्ट हुए थे वो इनके स्कूल ने ही इन्हें घर अलॉट किया था। जी। और बहुत अच्छा खासा बना हुआ घर था वो। वहाँ पर ये चले गए और वहाँ पर इन्होंने रहना स्टार्ट किया। लेकिन एक अजीब चीज़ जो इन्होंने स्टार्टिंग में नोटिस की, जो कि शायद पहला हिंट था इन लोगों के लिए, कि आसपास के जितने भी लोग थे वो बहुत अजीब से नेचर के थे। तो स्टार्टिंग में डाउट रहता है कि शायद हम स्ट्रेंजर हैं तो अजीब है या फिर क्या रीज़न है। तो किसी ने भी उनसे अच्छे से बात नहीं की और इनका भी मन नहीं कर रहा था कि मैं अजीब बात किस करूं। तरीके से? लाइक इनको वियर्ड तरीके से देखना, उनके चेहरे से ऐसे देखकर लगना कि बहुत नेगेटिव वाइब्स आ रही थी उनसे। और आपको एक इंसान को देख के समझ में आती है भाई। वाइब्स आ जाती हैं एग्जैक्टली। कि इससे ज़्यादा बात नहीं करी, उसे दूर रहना है। और इन्होंने एक आध से बात करने की कोशिश भी की होगी तो शायद वो सामने से इंटरेस्टेड नहीं थे। जी। तो उन्होंने भी शायद ये देखा कि ये अलग सा ही कोई इंसान हमारे इसके अंदर आ गया है। तो ये उस घर में रहने लगे। अब कुछ एक दिन बाद जब सुहैर घर पे अकेली थी और अली अपने स्कूल गया हुआ था, इनके घर की डोरबेल बजती है। जी। सुहैर गई बाहर, उसने डोर खोला। सामने एक बहुत ही अजीब सा वियर्ड सा आदमी खड़ा था, बहुत गरीब लग रहा था, हाथ पैर उसके बड़े अजीब से थे। और सबसे अजीब बात ये थी, जो पूरी स्टोरी का कोर है, आपको लास्ट में पता लगेगा कि उसकी एक आंख प्रॉपर ब्लैक थी। अच्छा। और एक आंख प्रॉपर वाइट थी। उसके अंदर ये जो आयरिस होती है, पुतली होती है, ये नहीं थी। तो सुहैर को समझ में नहीं आया। सुहैर ने कहा ठीक है, कोई गरीब आदमी कुछ मांगने आया होगा। उसने गेट खोल के कुछ मांगा भी नहीं, वो सिर्फ सुहैर को देख रहा था, क्योंकि सुहैर बहुत खूबसूरत थी। सुहैर को लगा भिखारी होगा और भोली भाली सी बच्ची थी, वो बहुत शरीफ थी। वो अंदर गई कुछ खाना वाना लेने के लिए और वापस जब तक आई वो जा चुका था इंसान। अब ये परेशान हुई, इसको बहुत गिल्ट फील हुआ कि बेचारा भिखारी खाली आज चला गया घर के गेट से। तो ये आराम से वापस अंदर जाके अपना काम करने लगी। शाम को जब अली वापस आया तो उसको बताने लायक बात भी नहीं थी, ये कुछ खास ऐसा हुआ नहीं था। तो ये लोग आराम से खाना वाना खा के सो गए। रात में सुहैर के सपने में वही आदमी आता है और वो आदमी इसको कहता है कि तू मेरी है और मेरी रहेगी। इसकी नींद खुलती है, ये बहुत ज़्यादा घबरा ये जाती सेम भिखारी उसी लुक है। में? हाँ, एग्जैक्ट उसी लुक में वही आदमी आता है और कहता है कि तू मेरी है और मेरी ही रहेगी। सुहैर को इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं, कभी पास्ट में ऐसी चीज़ों से वास्ता नहीं पड़ा, तो उसे समझ में भी नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। भाई उसने इस बार भी अली को कुछ नहीं बताया कि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है और अली आराम से चला गया अपने स्कूल। जी। अभी क्या है ना, जीसीसी रीजन जो जितना है ये तंजानिया, साउथ अफ्रीका में जो लीबिया, तो ऐसा कहते हैं कि जब बहुत समय पहले जो जिन थे उनकी जब आपस में लड़ाई हुई थी, अच्छे जिन और बुरे जिन की, तो सब सारे जिन एक अलग अलग रीजन में बट गए थे। तो ये जो लीबिया वाला एरिया है ये इफरित जिन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर मैक्सिमम इफरित जिन होते हैं। होते हैं। और पहले के समय में जब पूरी आबादी नहीं होती थी तो वो खुले एरिया में रहते हैं, वो भी नहीं परेशान करना चाहते इंसानों को, वो चाहते हैं हम हमारा रहे, तुम तुम्हारा रहो। जी। तो तब ये जगह इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थी, लीबिया पूरा। तो अभी क्या हुआ, अगले दिन ये सुबह सुबह उठती है
और इसी जीसीसी रीजन अरब एरिया कंट्रीज में होता है कि हमारे यहाँ वीकेंड होता है सैटरडे संडे, जी। उनके यहाँ पे होता है फ्राइडे और सैटरडे बहुत सारी अरब कंट्रीज में। राइट। तो अगले दिन क्या था, सैटरडे था, तो इसने सोचा कि फ्राइडे था, तो इसने सोचा कि मैं आज कुछ अच्छा बनाऊंगी दोपहर में और हम रात को कुछ बढ़िया खा के सोएंगे। भाई ये उठती है, अली का फेवरेट खाना बनाने लगती है कुछ तो, और किचन में जा कर के एक डिश बना करके स्लैब पे रखती है। जी। ये एक और खाना बना ही रही थी कि इतने में वो अचानक से प्लेट उठी, वो ज़मीन पर गिरी, खाना अपने आप से। तो ये बहुत परेशान हुई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि प्लेट पड़ी हुई गिर जाए। फिर इसने देखा सामने खिड़की खुली है, लेकिन खिड़की की हवा से प्लेट गिर जाए पॉसिबल नहीं है। और फिर वो स्लैब के एकदम कॉर्नर पे उसे लगा कि शायद स्लैब के कॉर्नर पे रख दी थी मैंने और वो स्लिप होकर के गिर गई, क्योंकि और कोई इलाज भी नहीं था। यही सोचना पड़ा उसे कि ये हो सकता है लास्ट को लास्ट, है ना। ये सब हुआ, उसके बाद उसने एक और डिश बनानी स्टार्ट की, लेकिन इतने में किचन के जितने भी बर्तन थे, जैसे एक अर्थक्वेक आता है वैसे हिलने लगे सारे बर्तन। ऐसे गड़गड़। हाँ, प्रॉपर वो सारे बर्तन हिलने लगे और इसे लगा शायद अर्थक्वेक है या क्या, इसे समझ में नहीं आया और ये भाग करके बाहर गई। और जैसे ही ये बाहर गई तो ये देखती है सामने हॉल में वही आदमी खड़ा हुआ। ओ, इस बार अंदर है घर के। इस बार घर के अंदर है। भाई इस बंदी ने उस आदमी को देखा, उसे देख करके भाई इसकी बहुत धड़कनें बढ़ी। ये इसको समझ में नहीं आ रहा था ये आदमी घर के अंदर कैसे आ गया, जबकि गेट बंद है अंदर से। अंदर से गेट बंद है और आदमी अंदर कैसे खड़ा है। तो ये उसको देखी और वहीं पर बेहोश हो गई। शाम को अली लौट करके आया, उसने देखा कि घर नॉक किया, नहीं खुल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। उसके पास एक मास्टर की थी, उसने उससे गेट खोला, जा कर के देखा कि उसकी वाइफ बेहोश पड़ी है। उसने जाके अपनी वाइफ को उठाया, पानी वानी मारा, वो खड़ी हुई और खड़ी होते ही वो एकदम हड़बड़ा के पागलों की तरह A to Z शुरू से सारी बात बताने लगी कि उस दिन एक आदमी आया था, इस तरह का दिख रहा था, फिर वो सपने में आया, फिर कल किचन में ये सब हुआ और वो ऐसे था। और ये सब वो बता ही रही थी कि सामने से वो हंसने लगा। हाँ। हालांकि मुस्लिम लोगों में बचपन से ही जिन, भूत प्रेत, इन सब चीज़ों की नॉलेज उन्हें देते हैं, देते हैं, है ना। वो लोग मानते हैं। हाँ, वो लोग मानते हैं, वो अच्छे जिन और बुरे जिन में विश्वास करते हो। लेकिन ये पता नहीं ऐसा आदमी था कि बहुत ज़्यादा या तो पढ़ लिख गया था या क्या था इसके दिमाग के बैकग्राउंड में, इसे विश्वास नहीं था, ये यूँ हटा देता था कि क्या बहुत कुछ नहीं होता है। तो इसने अपनी वाइफ की बात पे भी हंस दिया कि यार क्या ऐसी कैसी बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता और शायद तुम्हें कोई वहम हुआ होगा। उसे ऐसा लग रहा था कि ये होम सिक हो गई है, ये अकेली घर पे बैठी रहती है और इसके पास कुछ करने को नहीं है। तो ये सब बातें दिमाग में चलती हैं। हाँ, तो ये सब बातें दिमाग में चलती हैं। इसने इस बात को इग्नोर कर दिया। इसने बोला कोई बात नहीं, तुम आराम से रेस्ट करो, घर पे नमाज वमाज पढ़ना स्टार्ट किया करो और ये सब चीज़ों से तुम्हारा सब सॉर्ट हो जाएगा, कुछ नहीं होता। आई गई हो गई बात, जो कि सबसे बड़ी गलती होती है इंसान की, पहली बात। लेकिन हर आदमी नहीं सोच इग्नोर कर पाता, देते हैं। इग्नोर कर देता है। ये चला गया वापस से स्कूल। अगले दिन जब ये रात को सोती है, रात को फिर वो आदमी सपने में आता है और फिर उससे कहता है कि मैं इफ़रित जिन हूँ, मैं कोई ऐसा वैसा जिन नहीं हूँ कि तेरे नमाज़ पढ़ने से या कुछ भी करने से चला जाऊँगा। एक बात दिमाग में बिठा ले, तू मेरी है और मेरी ही रहेगी। भाई उसकी फिर नींद खुलती है, अपने हस्बैंड को वो नींद से उठाती है कि यार मेरे वो फिर से सपने में आया था और ये सब कह रहा था। अब सोचो एक ऐसा आदमी जो इन बातों में मानता ही नहीं, उसके लिए कितना इरिटेटिंग होगा ये। उसके लिए तो वो एक साइकोलॉजिकली कुछ हो रहा है मेंटल इनके साथ। उसे लगेगा कि पागल वागल हो गई है यार, क्या बोल रही है। तो उसने इस बात को कहा, उसको डांटने लगा कि यार ये कैसी बातें कर रही है तो, प्लीज़ यार मेरे को डिस्टर्ब मत करिए सब करके। अभी वो, उसके पास ये ऑप्शन भी नहीं था कि मैं पड़ोस में जाके किसी से बात करूं, क्योंकि एक तो लोग अजीब, और दूसरी बात ये कि अगर मेरा पति मुझ पर यकीन नहीं कर रहा तो लोग क्या ही करेंगे, है ना। तो वो सबसे पहले यही कहेंगे अपने पति को बता भाई। तो इसने बात को इग्नोर कर दिया फिर से। अभी इसके बाद क्या हुआ, सुबह सुबह इसके हस्बैंड ने इसको कहा कि तुझे इतना डर लगता है, तू कह रही थी यहाँ पे हॉल में कोई आदमी खड़ा था, तो मैं पूरे घर के अंदर सीसीटीवी लगवाता हूँ, लेट्स सी तुझे कौन परेशान कर रहा है। 2-4 दिन में लगवा दूंगा, जैसे ही मेरी छुट्टी पड़ेगी। सोहर ने कहा 2-4 दिन नहीं, आज अगर लगेगा तो आज लगेगा, वरना तुम घर रहोगे 4 दिन। तो उसने छुट्टी ली अपने स्कूल से, अपने घर में सारे सीसीटीवी इंस्टॉल करवाए और फिर स्कूल चला गया अगले दिन। जी। उसके बाद 3-4 दिन नॉर्मली बीते, 3-4 दिन नॉर्मली बीते और फिर ये सब होने के बाद भाई सब नॉर्मल चल रहा था। उसे लगा सीसीटीवी आ गया है तो जो बाहर इंसान परेशान कर रहा था वो अब नहीं कर रहा है। लेकिन 3-4 दिन के बाद सुबह सुबह एक दिन अली उठता है स्कूल जाने के लिए, सुहैर से कहता है कि यार मुझे टिफ़िन बना दो मेरा। सुहैर कहती है यार मेरे को बहुत समय के बाद अच्छी नींद आई है आज, आप प्लीज़ आज बाहर से खा लें, मैं सो रही हूँ। तो अंडरस्टैंडिंग इंसान था, बोला ठीक है मैं बाहर से खा लूँगा।
यहाँ पर जो चीज़ हुई भाई, मैं एक बिलीवर हूँ तो शायद मानता हूँ, लेकिन सुनने वाले शायद नहीं मानते हैं। जी भाई। एग्जैक्ट 12 बजे के आसपास सुहैर की नींद खुलती है, और नींद खुलते ही उसे ड्रम ढोल की आवाज़ आ रही होती है आसपास से। वो धीरे 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 ढोल की आवाज़ बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, और फिर वो देखती है कि उसके आस पास उसके पलंग के चारों ओर कुछ लोग अरबी कपड़े पहने हुए और ढोल वो लेके घूम रहे हैं भाई वहाँ पे, उसके बेड के पास उसके बेड के चारों ओर। चारों ओर। और डरा देने वाली बात ये थी कि उन सारों की बॉडी यहाँ तक तो विजिबल थी, चेहरा बिल्कुल ब्लर था, कुछ भी नहीं दिख रहा था ये कौन है, ये क्या है और क्या हो रहा है। लेकिन वो एक सेलिब्रेशन जैसा लग रहा था, जैसे किसी की शादी हो। इतने में ही ये सारे ढोल और इन सब के बीच में से वही वो 2 अलग अलग आंखों वाला आदमी निकल करके आया और उसके पलंग पर आकर के बैठा। ओ। ये उठी और लगभग जैसे हम पीछे कमर लगा के थोड़ा ऊपर हो जाते हैं वैसे हुई डर के मारे। तो वो आदमी धीरे 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 इसके पास आया, आता गया। ये बहुत डरी हुई थी, ये डर में इसकी धड़कनें तेज़, और ये देख रही थी कि अब क्या होने वाला है। ढोल की आवाज़, आसपास से शोर, पूरा शादी जैसा माहौल, और सब अजीब सी एंटिटीज़ इसको दिख रही हैं। और जैसे ही वो आदमी आकर के इसको टच करता है, गायब हो जाता है। पूरा कमरा साइलेंट, सामने कोई भी नहीं, जो भी अभी तक दिख रहा था सब गायब हो गया। सब गायब हो गए। इस लड़की को पता था यहाँ पे क्या हुआ है, क्योंकि गायब आंखों के सामने से हो गया था। लेकिन ये जिन, ये जितनी भी एंटिटीज़ हैं, इनका एक स्पेशल पावर होता है कि ये आपके दिमाग में जाकर के एक बात अगर आपको कुछ सोचवाना चाहे कि ये हुआ है, तो वो बता देते हैं आपको, और आपका जहन उस बात को मानता है कि ये हुआ है। वो हमें थॉट्स देते हैं। थॉट्स देते हैं और आपको वो मानने ही पड़ते हैं, जैसे वो आपके अंदर जाके आपसे बात कर रहे हैं। तो अब ये सारा दिन घर में उसी बेड पर बैठी रही, ना उठी, ना कुछ खाया ना पिया, बहुत डरी हुई, और वेट कर रही थी कि शाम को अली आए और किसी तरह से मैं उसको ये सारी बात बताऊं। जी। शाम को अली घर पे आता है। घर पे आने के बाद उसने अली को बताया कि मैं तुमसे कह रही थी इस घर को छोड़ देते हैं, तुमने मेरी एक बात भी नहीं सुनी, सिर्फ तुम्हारी वजह से आज मेरी शादी हो गई। शादी हो गई? अली वॉज लाइक कि क्या बात कर रही है, किससे शादी हो गई, क्या हो गया, प्लीज़ इलेबोरेट कर, क्या बोल रही है। तो बोले कि वो इंसान फिर से आया था और मेरी उससे शादी हो गई सिर्फ तुम्हारी वजह से। अली कह रहा था यार यार ये सब मेरे सामने मत कर भाई, थोड़ा लॉजिक से बात कर, थोड़ा समझ के बात कर, ये क्या क्या बोले जा रही है, शादी हो गई, कहाँ हो गई शादी, किससे हो गई। वो और ज़्यादा उसको समझाने लगी। इतने में ही अली को बहुत गुस्सा आया और उसने उस पर हाथ उठाने की कोशिश की अपनी वाइफ पे। लेकिन जैसे उसने हाथ उठाया, सुहैर ने अपनी आंखों से देखा कि उसके अंदर एक चीज़ एंटर की। ओ। उसके अंदर एंटर की, एंटर करके फिर उस चीज़ ने सारा कुछ अली को खुद बताया कि मैं इफरित जिन हूँ, मेरी इस लड़की से शादी हो चुकी है, और आज के बाद हिम्मत मत करना इसको हाथ लगाने की, अब ये मेरी चीज़ है। यानी कि जिस तरीके से सुहेल को बताया था वैसे ही अली को बताया, एग्जैक्टली। उसके अंदर थॉट्स डाल के। अब वो सुहैर देख रही थी कि उसके अंदर कुछ एंटर किया, और उसके बाद वो एकदम स्टेबल खड़ा है। सुहैर उसको हिला रही थी, कुछ बोल रही थी, उसको कुछ भी नहीं हो रहा था, लेकिन उसके अंदर जहन में कुछ चल रहा था जब वो जिन उससे बात कर रहा था। जी। यहाँ पर उस जिन ने कुछ ऐसा बताया जिससे कनेक्शन निकल करके आया सुहैर और उस जिन का। ओ। उसने बताया कि आज से बहुत समय पहले जब लीबिया में इस जगह पे इफरित जिन का एक कुनबा रहता था पूरा, तब उनका अधिकार था इस पूरी जगह पर। तो वहाँ पर एक आदमी था जिसने इस जगह पर घर बनाया था, और जैसे हम हिंदूज़ में होता है घर से पहले पूजा होती है, वैसे मुस्लिम्स में कुरान खानी होती है। जी। कुरान खानी में जो मौलाना होते हैं वो सारी नेगेटिव और बुरी एंटिटीज़ को कहते हैं कि तुमने जो भी यहाँ पर बुरी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, आप या तो यहाँ से चले जाओ क्योंकि यहाँ पर लोग इंसान रहने आ रहे हैं, या फिर आप पीसफुली यहाँ पर रहो, लेकिन इन्हें परेशान मत करो। तो उस मौलाना की बात हुई इस इफरित जिन के पूरे कुनबे से। जी। उसने बताया कि हम यहाँ पर रहते हैं और हम इस जगह को नहीं छोड़ करके जाएंगे, हमारा सदियों से घर है, आज डेवलपमेंट हो गई है और घर बन रहे हैं तो तुम कह रहे हो कि छोड़ दो, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो उस मौलाना ने बहुत कोशिश की, बहुत उनको कन्विंस करने की कोशिश की, तो फाइनली इस बात पे कन्विंस हुए वो जिन की पूरी फैमिली कि ये आदमी और इसका परिवार जब तक ये जिंदा है यहाँ पर रहे, हमें कोई समस्या नहीं है। जी। जिस दिन ये मर गए, इनकी जनरेशन ख़त्म हो गई, या फिर इन्होंने इस घर को रेंट आउट कर दिया, तो इस घर के अंदर जो भी औरत आके रहेगी उस पर पहला हक हमारा होगा। ओ,
इसलिए शादी और ये सब हुआ। इसलिए उस आदमी ने सुहैर पे अपना हक समझा, सुहैर से शादी करी, और अब वो सुहैर की, टेक्निकली सुहैर उस जिन की थी। जी। ये सारी बात बता करके वो जिन उसके शरीर को छोड़ करके निकल गया। जब ये बाहर निकला उसने सब कुछ सुहैर के साथ शेयर किया, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं इंसान मानना नहीं चाहता है जब तक उसके सामने प्रत्यक्ष कोई चीज़ ना हो। तो उसने बोला नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं 30 मिनट तुम कह रही हो खड़ा रहा नॉर्मली, और ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। सुहैर ने कहा आपने सीसीटीवी लगाए हैं, आप चेक करो। भाई उसने सीसीटीवी कैमरा चेक किए और 30 मिनट के लिए वो आदमी सिर्फ खड़ा था। एकदम स्तब्ध, ऐसा लग रहा था कि कोई बुत हो। और इस बार उसने प्रूफ देख लिया। इस बार उसने प्रूफ देख लिया, लेकिन अभी भी वो मानने को तैयार नहीं था कि ये सब हुआ है। घर वो छोड़ के जा नहीं सकते थे क्योंकि और कोई जगह नहीं थी, नया शहर था। वापस घर जाते इजिप्ट तो उसका करियर का सवाल था, और यही कुछ चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से आदमी और रिस्क उठा लेता है। उसने अपनी वाइफ से कहा कि ऐसा करते हैं, मैं एक डिवाइस लेकर के आता हूँ जिसमें 24 घंटे रमज़ान जलती रहेगी। जी। ठीक है, अगर ये करेंगे हम तो शायद ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि मतलब वो वापस दिखाई दे या कुछ हो, नेगेटिवली का कुछ नहीं होगा। हाँ नेगेटिविटी का कुछ नहीं होगा। एक बार के लिए वो भी मुतमईन हुई, मान गई उसकी वाइफ, और उसने कहा ठीक है। ये लोग वो डिवाइस लाए, डिवाइस घर पे चलने लगा और कुछ एक दिन के लिए सब नॉर्मल हो गया। जी। 3 4 5 दिन बीते ही थे, वो आदमी फिर से सपने में आया और उसने बहुत हंसते हुए कहा कि सुहैर अब तू मेरी है और मेरी ही रहेगी। ये रमज़ान और ये सब कुरान, इन सब चीज़ों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, मैं तुझे लेकर के ही जाऊंगा। इसके बावजूद वो अब दिख नहीं रहा था उसे, तो उसे लगा था कि शायद ये कुरान चल रही है इसके अंदर, तो चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं। जी। अच्छा, दिख नहीं रहा था, तो ये बात उसने सपने में आकर के बोली, सपने में आके बोली जब वो सो रही थी। तो अगले दिन मतलब अली को उसने फिर से ये बात बताई, तो अली बहुत परेशान था कि यार ठीक है कुछ हो नहीं रहा है, चीज़ें नॉर्मल है, लेकिन ये सब इसको सपने तो आ रहे हैं। सो यार परेशान है और उसको खुद को भी प्रूफ दिख गया था। तो उसने क्या किया, उसने सोचा कि यार क्या किया जाए, मैं किससे बात करूं इसके बारे में। तो उसी के स्कूल के अंदर एक टीचर है जो वहाँ कुरान पढ़ाते थे, जी। इनके जो दोस्त थे। तो इन्होंने अपने उस दोस्त से बात की और उन्हें बताया कि यार मेरे वाइफ के साथ ये चीज़ें हुई हैं, और जब से हम इस घर में आए हैं तो ये मेरी वाइफ को परेशान कर रहा है एक इंसान। उसने पूछा तुम कहाँ रहते हो। उसने जब अपने दोस्त को वो जगह बताई तो उसका दोस्त बोला कि भाई क्यों, कि किससे पूछा आपने यहाँ रहने से पहले, किसने आपको ये घर दिया। तो बोला हमें स्कूल ने अलॉट किया है। बोला भाई ये जितना भी एरिया है यहाँ पर या तो वो लोग रहते हैं जो काला जादू करते हैं, या फिर वो रहते हैं जिनका जिन से कनेक्शन है। नॉर्मल इंसान तो कोई वहाँ पर सर्वाइव ही नहीं कर सकता, तुम जिंदा कैसे हो। और शायद यही कारण था कि जितने भी लोग वहाँ पर रह रहे थे वो बहुत अजीब तरीके से देख रहे थे उनको। तो ये बहुत घबराया कि यार मैं बहुत गलत जगह पे रह रहा हूँ, लेकिन अब इसका सॉल्यूशन क्या है। तो उसने बोला कि भाई ऐसा करना कि तुम अपने घर से निकलो, मैं एक मौलाना साहब को जानता हूँ, तो आकर के उनसे मिलो और अपनी वाइफ को मत बताना कि हम मौलाना साहब के पास जा रहे हैं। जी। उसको बताया तो वो जिन भी सुनेगा और फिर वो आने नहीं देगा। ऐसा पहले भी बहुत बार हुआ था कि इसकी वाइफ घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो निकल नहीं पाई थी, क्योंकि इसके अंदर ही एक ऐसी एंटिटी थी या कुछ ऐसा उसके दिमाग पे कंट्रोल था उस जिन का कि वो घर का दहलीज ही क्रॉस नहीं कर पा रही थी, घर से बाहर निकली नहीं थी, उसके निकल ही नहीं पा रही थी, क्योंकि उसे ये था कि ये कहीं चली जाएगी डर के मारे। तो आज अली आया, अली ने अपनी वाइफ को कहा कि चलो मेरे दोस्त का निकाह है और उसने कुछ दावत रखी है, जी। हम लोग चलते हैं, इसी बहाने मैं तुम्हें उन लोगों से मिला भी दूंगा। तो इसने बोला ठीक है। ये अपना सामान वामान, इसने अपना बैग लिया और बैग लेकर के ये लोग घर से निकल गए। जी। निकल के सीधा ये लोग उस मौलाना के पास पहुंचे और वहाँ जाके इसने उसे बताया कि मैं मौलाना साहब के पास तुझे लाया हूँ और ऐसी ऐसी बात है, तो मैं वहाँ बताता तो शायद नहीं आ पाते। मौलाना साहब ने बोला कि एक दिन के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे घर रुको और मुझे कुछ ऑब्जर्व करना है, अगर कुछ चीज़ें सही रही तो ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई तो मैं तुम्हें बता दूंगा क्या सीन है। ये लोग रात को मौलाना साहब के घर रुके। जी। सुबह उठने के बाद मौलाना साहब ने कहा कि आज के बाद उस घर के सामने से भी मत गुजरना, ये तारीख आज यहाँ हो,
उस एरिया में मत जाना, तुम्हारा जो जो इम्पोर्टेंट सामान है, पासपोर्ट, जो इम्पोर्टेंट है, कपड़े वपड़े सब छोड़ दो भाई, पासपोर्ट या वापस घर जाने के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं, सोना, जितनी भी ज्वेलरी है वो सब मुझे बताओ, मैं उनको प्योर करके और ले करके आऊँगा, लेकिन तुम नहीं जाओगे, तुम नहीं जाओगे, मैं खुद जाऊंगा, मैं लेके खुद आऊंगा। जाऊँगा। तो इन्होंने बताया कि ये चीज़ें वहाँ पर है, तो वो सारा सामान ले करके मौलाना साहब इनके घर पे आए। जी। अभी तक इन्होंने अपने घर पे भी फ़ोन करके बता दिया था कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम हुई है। इसके घर वाले सारे बिलीवर थे, वो मानते थे कि जिन होते हैं। इसके घर वालों ने कहा कि हमें नहीं चाहिए तुम्हारी कमाई, तुम यहाँ थे, जितना कमा रहे थे परफेक्ट, हाँ, लौट आओ, वापस आ जाओ। वापस आ जाओ। इन्होंने कहा कि जब तक हमारी टिकट्स होती हैं ये वो नहीं, उन्होंने बोला नहीं, हम एम्बेसी में बात कर रहे हैं, तुरंत तुम्हारी टिकट्स करवाएंगे और 2-1 दिन में ही घर वापस आओ। तो ये 2 दिन ये लोग उन मौलवी साहब के पास रुके। वहाँ रुकने के बाद 2 दिन के बाद इनका पासपोर्ट आ गया था, सब कुछ प्योर हो गया था, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। तो ये लोग लौट करके वापस इजिप्ट चले गए। जी। वहाँ जाते इनका ग्रैंड वेलकम हुआ, बहुत इनको लोगों ने आदर सत्कार से बुलाया, बहुत खुश हुए कि बच के आ गए, इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी वहाँ पे। तो काफ़ी सारे मौलाना से भी मिले ये कि वहाँ पर अभी भी कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो उनसे मिलने के बाद भाई सब नॉर्मल था, है ना। लेकिन इसके 5-6 महीने के बाद उससे पता लगता है सुहैर को कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो सुहैर बहुत खुश होती है हाँ हाँ कि हमारा बेबी होने वाला है। जी। तो वो अली को बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो अली भी बहुत खुश होता है। लेकिन जैसे जैसे 2-3 महीने बीतते हैं, इस लड़की को देख के लग नहीं रहा था ये प्रेग्नेंट है। उसका पेट आ रहा था, कोई स्ट्रेच मार्क नहीं था, बड़ा ही क्लीन और साफ पेट। उसके चेहरे पे कोई थकान नहीं थी प्रेगनेंसी जैसी, पूरा फुल ऑफ एनर्जी रहती थी वो, उसके चेहरे पे नूर रहता था। ऐसा किसी एंगल से नहीं लग रहा था कि ये प्रेग्नेंट है, यानी कोई साइन कोई साइन नहीं था, सिर्फ पेट से दिख रहा था कि वो प्रेग्नेंट है। और वही जो फिजिकल चेंजेस होते हैं बॉडी में। इसके बाद भाई ये 3-1 महीने हुए जब इन्होंने बोला कि मुझे कुछ फिजिकल चेकअप्स जो होते हैं 3 महीने बाद लड़कियों के, तो ये जब घर से निकल रही थी चेकअप के लिए, तो तुरंत इसने अचानक से मना कर दिया कि मैं घर से नहीं जाऊँगी। ओह। मैं बहुत खौफनाक चीज़ से बच कर के आई हूँ, मैं घर से नहीं निकलूँगी, आप डॉक्टर को घर लाओ और यहीं चेकअप होंगे मेरे। और इसके घर वालों को भी लगा कि बच्चे बहुत डरे हुए हैं, ये घर से निकले थे और वहाँ पर ये सब कुछ हुआ था, तो ऐसा करते हैं इनको वहीं चेकअप करवाएंगे जी। घर पे। डॉक्टर घर पे आने लगा, 3-4-5-6-7 महीने तक घर पे ही चेकअप हुए। जैसे ही 8वें महीने की प्रेगनेंसी आई तो इसका पेट बहुत ज़्यादा फूला हुआ था। नॉर्मल प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग इसका पेट बहुत बड़ा था, तो सब ने सोचा ट्विंस है। ओह। तो सब इसके लिए बहुत खुश हुए कि ट्विंस है यहाँ पर। तो ट्विंस के साथ साथ प्रॉब्लम ये हुई कि अब 8वें महीने में अचानक इसको थकान भी रहने लगी, इसकी बॉडी बहुत दर्द करती थी। जबकि जो बहुत पहले वजन था थोड़ा थोड़ा करके वो एकदम से आ गया। हाँ, वो सब एकदम आ गया और इसको लगा कि पूरी बॉडी दर्द हो रही है, इसके चेहरे पे थकान है, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हैं, रंग उड़ा हुआ है, मतलब जितना पैथेटिक और बुरा किसी इंसान के साथ हो सकता है वो सब हो रहा था। तो घर वाले काफ़ी घबराए थे कि यार प्रेगनेंसी में होता है लेकिन इतना नहीं होता। इतना नहीं होता है। इग्नोर किया सबने कि प्रेगनेंसी है। जैसे ही 9वां महीना आया और प्रेगनेंसी का पीरियड था, यहाँ पर गेम चेंज होता है भाई। ये हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल जाने से पहले सुहैर कहती है कि सिर्फ मैं, अली और हम दोनों के माँ बाप, सिर्फ यही लोग हॉस्पिटल जाएंगे और मुझे कोई भी मेरे सामने नहीं चाहिए जब मैं मेरे बच्चों को जन्म दूंगी। जी। सब मान गए, लॉजिकल बात है, सबने बोला ठीक है। ठीक है। अब ये लोग हॉस्पिटल गए, डॉक्टर ने वो चेकअप किया, अभी शायद डिलीवरी में कुछ दिन बाकी थे, तो वो चेकअप किया तो डॉक्टर के हाथ कांपने लगे भाई। वो पूरी पसीना पसीना, हाथ कांप रहे थे, उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसमें मैंने क्या देख लिया। सबने बोला कि डॉक्टर साहब मैम क्या हो गया, क्या देख लिया आपने। वो बोली कि मैंने मेरे पूरे करियर में आज तक, मैं 20 साल से इस फील्ड में हूँ, मैंने मेरे पूरे करियर में आज तक ऐसा केस ही नहीं देखा। कैसा केस भाई? भाई जब उसने चेक किया ना, उसका पेट खाली था। है, और वो साफ साफ दिख रहा है बाहर इतना बड़ा और ये सब। हाँ, उसने बोला आप मशीन में देखिए, मैं पेट चेक कर रही हूँ, आप वहाँ पर देखिए, इसका पेट खाली है, अंदर कुछ है ही नहीं। जैसे ही सुहैर ने ये बात सुनी तो वो पागलों की तरह चिल्लाने लगी। मुझे पता था वो अभी भी यही है, मुझे पता था वो अपने बच्चों को ले गया है, वो अपने बच्चों को ले गया है, ये उसी जिन के बच्चे थे। उसने 2-3 बार बोला और तीसरी चौथी बार में उसको हार्ट अटैक आया और वो वहीं मर गए। अरे
पूरी फैमिली शॉक में थी कि अभी तो प्रेग्नेंट थी, आई थी, सब सही था, इतनी सारी खुशियाँ थी। कितनी सारी खुशियाँ थी। अली भी बहुत दुखी हुआ यहाँ पे कि यार ये क्या हुआ है मेरे साथ। लेकिन इन सबके पीछे एक बहुत बड़ी गलती थी जो अभी आगे बताऊंगा मैं हाँ हाँ। कि क्या हुआ था। अभी ना इन लोगों ने उसको मुर्दा खाने में रखा जी। क्योंकि अगले दिन इसे दफनाया जाना था। हम्म। इन्होंने, क्योंकि सारी पुलिस आई, इन्वेस्टिगेशन हुई, सब कुछ होना था, तो इसे मुर्दा खाने में रखा गया। तब वो पेट था उसके, प्रेग्नेंट थी वो। लेकिन अगले दिन सुबह सुबह जब उसकी बॉडी निकाली गई, भाई उसका पेट एकदम फ्लैट था। उसकी पूरी फैमिली शॉक थी कि ये प्रेग्नेंट थी, इसका पेट इतना फूला हुआ था। अगर प्रेग्नेंट औरत के भी बेबी डिलीवर हो जाते हैं तो भी पेट रहता है, हाँ। पूरी तरह से फ्लैट नहीं होता है कि आप बिल्कुल ही पतले हो गए। लेकिन ये औरत, इस औरत के तो मरने के बाद पूरा का पूरा पेट ही फ्लैट था, जैसे कभी ये प्रेग्नेंट हुई नहीं है। जी भाई। और एक और चीज़ मैं जानना चाह रहा हूँ कि पहले जो भी टेस्ट हुए थे, डॉक्टर ने जो भी किया था, वो सब एकदम नॉर्मल थे। वो सब एकदम नॉर्मल थे। तब बेबी था अंदर, 6 महीने 7 महीने, उसको पता लग रहा था अंदर से हलचल होती है बच्चे की, बच्चा खाना भी मांगता है, माँ जो खाती है वो बच्चे को लगता है। तब बेबी था, लेकिन जब टेस्ट किया गया तब बेबी नहीं था, वो एकदम खाली था पेट। तो अभी इन्होंने उसको किसी तरह से दफनाया, रिचुअल सब करके, वो करना ही था, उसका कोई इलाज नहीं था। और ये लोग वहाँ पर जो कब्रिस्तान है वहाँ पर खड़े हुए रो रहे थे, सब बैठे हुए थे। तो अली की नज़र उस कब्रिस्तान के दरवाजे पर गई, तो वही 2 आंखों वाला आदमी, जिसकी एक आंख पूरी वाइट है और एक आंख पूरी ब्लैक है, वो बाहर कब्रिस्तान के दरवाजे पे खड़ा हुआ दूर से इनको अंदर देख रहा था। ये चीज़ किसने देखी? अली अली ने। अली ने जैसे उस इंसान को देखा ना, वो भौचक्का रह गया कि यार ये आदमी, मतलब इसने पीछा नहीं छोड़ा सुहैर का। और सुहैर सही कह रही थी कि ये इसी जिन के बच्चे हैं जो दोनों ले गया है ये। लेकिन अली के साथ साथ एक आदमी और था जिसने उसको देखा था। वहाँ पर एक मौलाना खड़े थे, उन मौलाना ने भी गेट पे उस जिन को देख लिया था। वो जिन अली को दिखा और वहाँ से गायब हो गया। अली ने देखा, मौलाना ने देखा। तो अब मौलाना थोड़ी देर के बाद अली के पास चलते हुए आए, उसे कहने लगे कि ठीक है, जितनी जिसकी उम्र है वो उतना ही जी के जाएगा, इससे ज़्यादा कौन जी सकता है, हौसला रखो, कुछ रखो जी। और फिर ये बात करते करते उन्होंने अली को कहा कि तुमसे कुछ गलती हुई है। उन्हें पूरे गांव को सारी बात पता थी कि वहाँ पे इन्होंने एक मौलाना से मिले, उसने उस जिन को वहाँ बांधा और फिर ये घर आए। तो इन्होंने बोला उस मौलाना से कोई गलती हुई है। अगर उस मौलाना को ऐसा लग रहा था कि वो 2 से 3 महीने के लिए इफ़रित जिन को बांध के रख लेगा, इफ़रित जिन को, ओ, तो आप बहुत बड़ी गलती कर। तो उसने उसको बांध के रखने का ट्राई किया था। बांध के रखने का ट्राई किया था। लेकिन यहाँ पर एक गलती है जो अभी आगे बताऊंगा मैं आपको कि क्यों वो अभी तक नहीं बन पाया था। इसने बोला कि उस मौलाना ने तो अपनी पूरी ट्राई की, उसे बांध के रखा, शायद गलती तुम लोगों से हुई है। उसने बोला शायद तुम उस घर से जुड़ा हुआ कोई सामान ले आए हो। इसने कहा नहीं, मैं और मेरी वाइफ मेरे दोस्त के घर गए, वहाँ पर हमने सारा सामान प्योर करवाया मौलाना जी से, और उसके बाद घर पे भी मौलाना जी सब कुछ प्योर करके लेकर के आए, तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं। उसने कहा नहीं, कुछ है जो तुम लोग साथ लेकर के आए। जी। जाकर के एक बार आज सुहैर का सामान चेक करना। कब्रिस्तान से निकलते ही अली भाग के घर गया, उसने सुहैर का सारा सामान चेक किया, कपड़े थे जो यहाँ के थे वहाँ के नहीं थे, सब चेक किया। और फिर यहाँ पर भाई उसे एक चीज़ मिली जो इस पूरे गेम का कोर थी। क्या भाई? यहाँ पर उसे सुहैर के सामान में से एक मोती मिलता है, और इस मोती को एक पार्ट इसका पूरा काला था और एक पार्ट पूरा वाइट था, जैसी उस जिन की आंखें थी। ओ भाई। ये जब अली घर पे नहीं होता था, उसी दौरान उस जिन ने ये मोती सुहैर को दिया था। और सुहैर को ये मोती से इतना ज़्यादा प्यार हो गया था, वो इतना ज़्यादा खूबसूरत था कि उसे लग रहा था कि ये मौलाना साहब रख लेंगे अगर मैं इससे प्योर करवाऊंगी तो। और इसीलिए उसने अपने पर्स में रखा और दिखाया नहीं, कि उसे बहुत पसंद था वो मोती। और लेडीज़ तो फॉर मेकअप एंड दीज थिंग्स तो वैसे भी बहुत ज़्यादा क्रेजी अबाउट दिस। तो उसे लगा कि अगर मैंने ये दिखा दिया मोती तो शायद मौलाना साहब उस जिन की आंखों से रिलेट करके यहीं रख लें। और फिर यही रीज़न बना इस लड़की के मरने का, उन दोनों बच्चों के चले जाने का जो जिन ले गया था, और ये पूरा किस्सा होने का।
ये भाई आपको ऐसा नहीं लग रहा कि वो जो मोती था वो एक तरीके से खुद वो जिन का ही एक पार्ट था, क्योंकि वो एक तरफ से ब्लैक एक तरफ से white, एग्जैक्टली ये उस जिन का ही पार्ट था और उसकी आंखों जैसा ही ये था कि एक साइड पूरी वाइट एक साइड पूरी ब्लैक, और ये उस जिन का ही पार्ट था। जी। तो जब ये मोती उसके साथ आ गया तो उस जिन को एक्सेस मिला इन लोगों की लाइफ पे वापस कैप्चर करने का। वही जिन इस औरत से बुलवा रहा था कि मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी चेकअप करवाने, मैं घर पर ही रहूंगी। उसी जिन ने ये प्लॉट तैयार किया कि ये सारा परिवार वहां पर हो जिनके सामने मैं इसको मार दूं और इनको दिखाऊं कि मेरी ताकत क्या है। क्योंकि जिन जब उससे दूर गया, उसकी खुद की कोई चीज़ अगर आप उससे दूर लेकर के जा रहे हो, क्योंकि टेक्निकली तो सुहैर उसकी थी जी। अगर आप उसको दूर लेकर के गए हो तो वो बहुत गुस्से में आया और फिर इस पूरे परिवार को दिखाया कि मुझे गुस्सा दिलाने का अंजाम क्या होता है। इसके बाद वो मौलाना साहब ने ये मोती लेकर के अली से रख लिया और फिर ये मेक श्योर किया कि ये यहीं पर रहे और अली पर इसके बाद कोई भी बात नहीं आई। लेकिन सुहैर जा चुकी थी फॉर उसकी खुद की गलती की वजह से, और वो जिनको जो चाहिए था उसके दोनों बच्चे उन्हें लेकर के भी वो चला गया था भाई। भाई काफ़ी दर्दनाक एंडिंग थी इसकी मैं कहूँगा। और देखो भाई, जिनके काफ़ी सारे केसेस मैंने कवर किए हैं, हमने शेयर किए हैं, बट ऐसा कोई केस नहीं किया जिसमें जिनके बच्चे हों और एक तरीके से जिनने शादी भी कर ली इसमें, और लास्ट में जिसको जिन चाहता था उसको एक तरीके से मैं ये कहूँगा उसको अपने साथ ले गया। वो अपने बच्चे भी ले गया और उसको भी ले गया। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जब आप किसी नेगेटिव एनर्जी के वश में हो और आपकी जान चली जाए तो वो आपकी सोल को भी बंदी बना के रखता है। राइट। आपकी बॉडी तक सिर्फ हक नहीं होता उनका, और फिर पता नहीं कितने समय तक आपको पीस नहीं मिलती है, आप उनके वही रहते हो, नौकर रहते हो। और एक बहुत फेमस कहावत है कि आग से निकला किसी का सगा नहीं होता। मैं लोगों से कई बार मेरे चैनल पे ये बात पूछता हूँ कि मान लो तुम्हारे गुजरे हुए पिताश्री, पिताजी, माताजी, तुम्हारे दादी, दादा, कोई भी इंसान जिससे तुम बेहद प्यार करते थे, तुम रात को कमरे से बाहर निकलो और सामने बैठे हो, जो अब इस दुनिया में नहीं है, तुम बात कर पाओगे? नहीं। क्या उतना ही प्यार करोगे तुम? नहीं भाई। क्योंकि वो लोग नहीं है अब इस दुनिया में। आप उस शक्ल से, उस एंटिटी से, मतलब उस क्रिएचर से कितना भी प्यार कर चुके हो, लेकिन आपको पता है कि ये मर गया और अब ये सोल है, तो नहीं बात कर पाओगे आप। एक इंसिडेंट है जो आपने मुझे थोड़ा सा बताया था कि इंडिया का ही है, ये तो हो गया इंडिया के बाहर का, लीबिया का हो गया, इजिप्ट का हो गया। अब मैं डिस्कस करना चाहूँ कोई एक ऐसा इंसिडेंट जो इंडिया का हो, कोई है इंसिडेंट? हाँ भाई, मेरे गूज बम्स आ गए थे जब वो शेयर कर रही थी मुझसे कॉल पे। एक सब्सक्राइबर का मैसेज आया था कि मैं लिख के या रिकॉर्ड करके नहीं बता पाऊंगी, आप मुझे कॉल करिए। और कॉल मैं बहुत जल्दी किसी को करता नहीं हूँ, क्योंकि फिर ऐसा मतलब सिक्योरिटी ब्रीच और प्राइवेसी ब्रीच वाली चीज़ है जी। पर मैंने उन्हें किया और वो वर्थ इट था भाई। वो 1.5 घंटा मुझसे बात करती रही और मुझे बताती रही कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, स्पिरिचुअल, नेगेटिविटी, सब कुछ। स्टार्ट करते हैं हम। जी भाई। भाई स्टोरी है दीपिका नाम की एक लड़की की, और ये कोलकाता में रहती हैं। ठीक है। जब ये 18-19 साल की थी तो इनके घर की माली हालत कुछ ठीक नहीं थी, और ये एक जॉइंट फैमिली है। जब ये 6 घर एकदम साथ साथ में है। ओके, कब की बात है ये? ये है 2013-14 के आसपास। ठीक है जी भाई, कंटिन्यू। तो 18-19 साल की इसकी एज थी और ये काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट थी। इसके सारे ख़ानदान वाले इससे चलते थे कि इसको छोड़ो, पढ़ा रहे हो, शादी कर दो, जैसा कि आम इंडियन फैमिलीज़ में होता है जो ऑर्थोडॉक्स सोच के रह गए। जी। तो ये बहुत ब्राइट थी, पढ़ रही थी, इसके फादर की तबीयत ठीक ठाक रहती थी। तो इसके फादर इससे हमेशा कहा करते थे कि मुझे पता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तू घर को संभाल लेगी, जैसे बड़ी बेटियां संभाल लेती हैं अक्सर। तो चलते चलते 2015 के आसपास इसके फादर की डेथ हुई। डेथ होने के बाद ये खुद पूरी तरह से टूट गई। इसे लगा था मैं सब हैंडल कर लूँगी, मैं सबको संभाल भी लूँगी, लेकिन ये बुरी तरह से टूट गई क्योंकि ये बहुत प्यार करती थी अपने फादर से। और बचपन से ही इसके पास एक स्पिरिचुअल गिफ्ट था कि इसे कुछ चीज़ें नज़र आ जाती थी जो लोगों को नहीं आती थी। इसका भी एक किस्सा है, बताऊँगा जी। तो इसके फादर की जब डेथ हुई तो ये बुरी तरह से टूट गई और पूरा घर का प्रेशर इस पर आ गया। तो इसकी मदर ने इससे कहा कि अब या तो तू पढ़ाई कंटिन्यू कर ले, जी, तो तेरे खर्चा खुद उठा, या फिर तू कोई जॉब वगैरह लग, क्योंकि हमारे पास कमाने वाले सिर्फ एक तेरे फादर थे और अब हमारे पास कुछ है नहीं। तो इसने, इसके मामा जी ने इसके लिए एक एफडी करवा रखी थी, इसने वो तुड़वाई और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी।
आने वाले 1-2 साल उसके मामा जी ने। हाँ, तो आने वाले 1-2 साल में ये बहुत ब्राइट स्टूडेंट थी, अपने से बड़ी क्लास वालों को भी पढ़ाया करती थी। तो ऐसा था कुछ। तो इसने वो एफडी तुड़वाई, अपना स्टडी कंटिन्यू की, और साथ ही साथ इसने बच्चों को पढ़ाना भी शुरू किया, बीबीए के बच्चों को। जी। तो अभी क्या है, इसके जो बच्चे थे सारे बीबीए वाले, वो सारे इसके हम उम्र थे ऑब्वियसली, क्योंकि अपने बराबर के बच्चों को पढ़ाती थी, और ये बहुत दुखी, बहुत सैड रहती थी। इसी बीच एक बार इसका जाना एक बार अपनी मासी के घर हुआ। इसकी मासी ने नया फ्लैट लिया था, तो ये उनसे मिलने के लिए गई हुई थी। और जब मिलने के लिए गई, और जैसे इसने फ्लैट की लिफ्ट जो ऊपर जाती थी उसमें कदम रखा, इसने कदम पीछे खींच लिया। इसने कहा, मासी यहाँ पर कुछ हुआ है क्या? मासी ने कहा, नहीं, यहाँ पर क्या हुआ है? कहती, नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पूरी लिफ्ट खून से भरा हुआ पॉन्ड है, यहाँ पर खून ही खून दिख रहा है मुझे। इसकी मासी बुरी तरह से हैरान हो गई कि इस बच्ची को ये बात कैसे पता है। एक्चुअली कुछ साल पहले वहाँ पर एक मर्डर हुआ था, उस डेड बॉडी को बोरी में डाल करके उस लिफ्ट में रखा था, और पूरी लिफ्ट में खून ही खून था। और यही विजुअल इस लड़की को आ गया था, जैसा मैंने बताया कि कुछ लोगों को दिख जाती हैं चीज़ें। तो ये लड़की थोड़ी बहुत क्लिनजिंग भी जानती थी। इसके साथ और भी ऐसे बहुत से इंसिडेंट हुए हैं जहाँ पर इसने नेगेटिव एनर्जी को भांप लिया हो, या किसी जगह पे जाने से पहले ये मुड़ गई हो कि नहीं, यहाँ नहीं जाना है। तो ये सब था, लेकिन एक समय आया जब ये नहीं भांप पाई। तो ये लोग अपने घर पे बच्चों को पढ़ा रही थी ट्यूशन। तो इसके जो ट्यूशन वाले बच्चे थे उन्होंने बोला, मैम आप बहुत सैड सैड दिखते हो, आप थोड़ा एंजॉय करो, हम फन करवाने की कोशिश करते हैं, हंसाने की कोशिश करते हैं यार, आप कुछ तो एंजॉय करो, जो लाइफ है वो है। तो उसने बोला, नहीं यार, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तो उन्होंने एक दिन सजेस्ट किया कि भवानीपुर, कोलकाता में ही है, वहाँ पर एक सत्संग हो रहा है जी। आप हमारे साथ वहाँ चलो, एक बाबा जी आए हुए हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। वो लोग खैरस्तान के लिए गए, क्योंकि बराबर एज के थे, तो वो मना नहीं कर पाई। ये लोग मेट्रो से गए वहाँ पर, और आराम से अपना सत्संग इन्होंने अटेंड किया, और शाम को लौटते लौटते इनको करीब 6:30-7 बज गए। अब 7 बजे इन्होंने सोचा, अब ट्रेन से नहीं जाते हैं, अब हम बस से जाते हैं। तो बस स्टैंड से, जो भवानीपुर बस स्टैंड है, उससे तकरीबन 300-400 मीटर दूर एक सिमेट्री है, जो जहाँ पर पुराने वेटरन्स और जो सोल्जर्स थे, जो इंग्लिश सोल्जर्स थे, उन लोगों की कब्रें, और वो बहुत जगह हॉन्टेड मानी जाती है, और फॉर ऑब्वियस रीजंस वो 6 बजे के आसपास बंद हो जाती है सिमेट्री, क्योंकि इसके बाद तो वहाँ कोई आता भी नहीं है। तो इन्होंने क्या किया कि ये वहाँ पर बस स्टैंड पे वेट कर रहे थे, और वेट करते करते इन्होंने ध्यान दिया कि दीपिका मैम कहाँ है। इन्होंने आसपास नज़र दौड़ाई, और जब इन्होंने देखा वो सिमेट्री की तरफ, तो दीपिका उसकी तरफ बढ़ रही थी। जी। सिमेट्री की तरफ बढ़ रही थी। इन्होंने पीछे से आवाज़ दी, बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ दी, भागे उनकी तरफ, लेकिन वो ऐसे चल रही थी जैसे उस पर किसी और चीज़ की पोजेशन हो। जी। उसने उस सिमेट्री के अंदर पैर रखा, और चलते चलते वो एकदम डीप कहीं चली गई, और एक कब्र के पास जाकर के बैठी, और उसके अपने हाथ से मिट्टी हटाने लगी उसकी। इन लड़कियों में पूरे ग्रुप में किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि अंदर जा कर के उसे ले आए, क्योंकि ये बहुत डरते थे। और सिमेट्री के अंदर जाना मतलब रात के बाद, जो कि हॉन्टेड लोग कहते हैं, तो बहुत डर वाली बात है। राइट भाई। इन्होंने बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ दी, मैम बाहर आ जाओ। ये सारी आवाज़ें सुन के उस सिमेट्री का गार्ड आया। उस गार्ड ने जाकर के दीपिका को जैसे ही हाथ लगाया, तो वो अचानक से होश में आई, और उसने देखा कि मैं ये कहाँ पे हूँ। उसको नहीं पता कैसे आई। नहीं, उसको नहीं पता मैं कैसे आई। तो उससे गार्ड ने बाहर निकाला। उससे जब बाकी लोगों ने पूछा, तो उसने बोला कि यार मुझे नहीं समझ में आया मैं कब चली गई, और जब मैं अंदर गई तो मेरे चेहरे पर बहुत तेज़ हवाएं लग रही थी, जबकि ये लोग बाहर से देख रहे थे कि एक पत्ता भी नहीं हिल रहा, सिर्फ उसके चेहरे पे बहुत तेज़ हवा चल रही थी। जी। तो ये आराम से ये लोग इसको लेकर के घर आए, और घर आते ही स्टूडेंट्स ने इसकी मदर को बता दिया कि मैम, आंटी, ये मैम आज चले गए थे सिमेट्री के अंदर, और आज ये ऐसी हरकत करके आए। तो उसकी माँ ने उससे कहा कि थोड़ा बहुत डांटा, और फिर कहा कि कोई बात नहीं, तू थोड़ा क्लिनजिंग वगैरह कर ले खुद की, और आराम से चली जा, सो जा। ये पॉइंट था देख, जहाँ से क्या हुआ करे कि रुक जाए 1 मिनट रुकते हैं, इसको लगाता हूँ वापस से। ये पॉइंट था जहाँ से दीपिका, उसकी फैमिली, सबकी लाइफ टोटली चेंज हो गई भाई। क्योंकि इस पॉइंट के बाद दीपिका सोई उस दिन आराम से। अगले दिन जब वो सुबह उठी, तो उसके पूरे बॉडी पर ना ऐसे धब्बे थे जैसे खून जम जाने से होते हैं, और उसको बहुत वॉमिटिंग और सिर दर्द जैसा फील हो रहा था।
तो वो अपनी मम्मी के पास गई कि मैंने कल कुछ अजीब खा लिया था या मेरे को चोट लगी थी, क्योंकि 2-3 जगह पे ऐसे धब्बे हो रखे हैं लाल लाल। जी। तो उसकी अम्मी ने कहा नहीं, कल तो तू आराम से जा करके सो गई थी और तूने गर्म दूध पिया था रात में, तो कुछ खाया भी ऐसा नहीं कि तेरे ये सब हो। उसे समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। धीरे धीरे ये सिलसिला बढ़ने लगा। रोज़ जब वो अगले दिन सुबह उठती थी तो उस दिन उसकी बॉडी पे कुछ नए जगह पर वो लाल निशान होते थे और पुरानी जगह से चले जाते थे। कुछ कुछ रहते थे, कुछ चले जाते थे। निशान जो है लाल होते थे। लाल जैसा खून जमने पे होता है। हाँ हाँ, मतलब ब्लूइश सा थोड़ा। हाँ, ब्लूइश थोड़ा सा, ठीक। पूरा ब्लड क्लॉट टाइप उसको दिखते थे अपने शरीर पे। तो बीच में 1-2 बार उसकी मम्मी उसको हॉस्पिटल लेकर के गई, उसकी ब्लड रिपोर्ट्स हुई, सब कुछ नॉर्मल भाई। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसके ब्लड में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन निशान हाथ पर मौजूद थे। तबीयत ख़राब थी और ये इसने खुद की क्लिनजिंग भी की 2-3 बार कि मैं वहाँ से मेट्री में चली गई थी, लेकिन कोई भी असर नहीं हुआ। अभी क्या हुआ, अब ये जो दीपिका थी वो हमेशा से हाथ पीछे करके सोया करती थी आपने। जी। तो एक रात को ये हाथ पीछे करके ऐसे सो रही थी कि रात में इसे ऐसा महसूस हुआ कि इसके हाथों पे कोई अपनी उंगली रख रहा है ऐसे। मतलब ऐसे पीछे हाथ और लग रहा है कोई टच कर रहा हाँ, कोई टच कर रहा है। और ये उंगली से ऐसे महसूस हो रही थी कि बिल्कुल बिल्कुल रूखे हाथ है, है। बिल्कुल अजीब सा, बहुत भारी मोटी फिंगर्स, और ऐसा लग रहा था जैसे बर्फ जितनी ठंडी हो ये। तो इसने क्या किया, ये बहुत क्यूरियस रहती थी इन चीज़ों के लिए, तो इसने ना जल्दी से नींद में यूँ पकड़ने की कोशिश की और ऐसे बंद कर लिया हाथ। बंद करके जैसे ये पीछे मुड़ी, वहाँ पर कोई भी नहीं था भाई। शी वॉज रियली शॉक्ड। वो हैरान थी कि अभी मेरे हाथ में किसी का हाथ था। उसे लगा उसकी माँ है या कोई और है या कोई होगा, लेट्स सी कौन है। तो उसने जब पीछे देखा कोई भी नहीं था, वो बहुत ज़्यादा हैरान हुई। लेकिन ये उंगली को पकड़ने की कोशिश करना उसकी एक और बहुत बड़ी गलती साबित हुई। उसने उस उंगली को पकड़ने की कोशिश पकड़ने की कोशिश की और पकड़ ही लिया था, वो एंटिटी गायब हो गई। लेकिन आपने किसी एंटिटी को पकड़ लिया है, उसको इनविटेशन और दे दिया है जबकि वो ऑलरेडी इनवाइटेड है, तो इंटरेस्ट शो कर दिया है, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अभी क्या हुआ भाई, उस दिन रात से इनके घर के बाहर एक सिलसिला शुरू हुआ। रोज रात को 12 बजे इनके घर के बाहर जितने भी डॉग्स थे वो बहुत बुरी तरह से चिल्लाना शुरू करते थे, रोना शुरू करते थे। और रोज एग्जैक्ट 12 बजे इनके घर पे कोई नॉक करता। ओके। इसकी मम्मी रोज पूछती थी कौन है, क्योंकि इनका घर ऐसा बना हुआ था कि बाहर वाला गेट खुलते ही बिल्कुल खूब अंधेरा, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह कम थी। इसकी मम्मी रोज पूछती थी कौन है वहाँ। सामने से कोई जवाब नहीं आता था। और ये माँ बेटी अकेली थी, फादर थे नहीं, एक भाई था वो छोटा था, तो बाकी आसपास परिवार थे जॉइंट फैमिली में, लेकिन कोर फैमिली में कोई नहीं था इनके पास अभी। तो इन्होंने गेट कभी खोला नहीं। ये पूछते थे कौन है, लेकिन वो इंसान होता नहीं था। ये सिलसिला चलता रहा, उसके बॉडी क्लॉट्स यूँ ही बनते रहे, उसकी तबीयत ख़राब रहती थी। एक दिन इसने क्या किया, बहुत परेशान हुई और इसने बोला कि मम्मी आप रुको, मैं पूछती हूँ कौन है। इसने से सामने आवाज़ दिया कौन है बाहर। सामने से इसके फादर की आवाज़ आई। ओ। इसके फादर की आवाज़ में सामने से कोई बोला मैं हूँ। ये पॉइंट इस लड़की के लिए इतना ज़्यादा इमोशनल था कि मैं गेट खोलूँ, मेरे बाप की सोल तो नहीं है, मैं देख पाऊँ उसे। उसे बहुत प्यार करती थी। बहुत प्यार करती थी कि मेरे बाप की सोल तो नहीं है कि मैं एक बार देख पाऊँ उन्हें, या मैं नहीं खोलूँ, ये क्या चीज़ है। ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई, ये उठी, इसने जल्दी से जा करके गेट खोला और सामने कोई भी नहीं था भाई। लेकिन जैसे ही गेट खोला, एक हवा का बहुत तेज़ झोंका आकर के इसके चेहरे पर लगा और ये 2 कदम पीछे हो गए। इसने तुरंत इस गेट को बंद किया और फिर आकर के ये सो गई। अब ये बहुत ज़्यादा परेशान थी। कुछ एक समय ऐसे बीता, ये 21-22 की हो रही थी, तो ये परेशान चल रही थी। तो इसकी फैमिली ने सोचा कि इसकी शादी भी करनी है। लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा होता है, ये तो खैर हर जगह ही होता है कि अगर लोगों को पता लगे कि लड़की पर भूत प्रेत का कोई साया, तो रिश्ते नहीं आते। हाँ। तो इसकी मदर ने किसी से शेयर नहीं किया। लेकिन जब ये रात वाला इंसिडेंट हुआ, बाहर से इसके फादर की आवाज़ सुनाई दी, तब आस पड़ोस के लोगों से इसकी मदर ने बात की कि यार हमारे घर पर ये सब कुछ चीज़ें हो रही हैं और आप मुझे बताओ कि क्या किया जा सकता है। अच्छा, ये आवाज़ उनकी जो मम्मी थी उनको भी क्लियरली सुनाई दी? उनको भी क्लियरली सुनाई दी थी। और उनके पापा की ही थी? हाँ, उनके पापा की। जी। क्योंकि अपने हस्बैंड की और बाप की आवाज़ तो बहुत क्लियरली पहचानता है कोई भी आदमी ना। तो अब इन्होंने आस पड़ोस की औरतों से शेयर किया। तो इन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि तू अपनी बेटी को लेकर के, पास में काली माता का मंदिर है, वहाँ पर एक एस्ट्रोलॉजर बैठते हैं और वही एस्ट्रोलॉजर तंत्र क्रिया भी जानते हैं। तो कोलकाता में इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहती है, तो वो सब कुछ सीख के रखते हैं आई थिंक।
तो उन्होंने बोला कि वहाँ लेकर के जा। तो इसकी माँ ने कहा कि ऐसा नहीं है कि मैं लेकर के नहीं गई, मैं इसको लेके गई हूँ, लेकिन जब जब मैं इसको लेकर के जाती हूँ रास्ते में इसकी आंखें लाल हो जाती हैं, उनमें से आंसू बहने लगते हैं, कभी इसके पाँव भारी हो जाते हैं, कभी इसको खून की उल्टी होने लगती है, तो मैं इसको कभी ले जा ही नहीं पाई आज तक। जब जब हम जाते हैं कुछ ना कुछ होता है और इसको वापस अड़चन आ जाती है कुछ ना कुछ। कोई ना कोई अड़चन आ जाती है, और ऑब्वियसली वो एंटिटीज रोक रही थी इन लोगों को ये करने से। तो उन औरतों ने एक बहुत ही बेसिक सा सजेशन दिया जी कि आज तू अपनी बेटी को लेकर के निकल और उसे बताना मत कि हम मंदिर जा रहे हैं। जी। तो उसने अपनी बेटी को लिया, उसे लेकर के मंदिर पहुंची, और मंदिर जाने के बाद उन तांत्रिक बाबा के सामने बिठाया। अच्छा, जब ये मंदिर पहुंचे ना, तो वहाँ पर एक ऑलरेडी केस बैठा हुआ था इनके सामने, जो हमें दीपिका ने बताया। हाँ हाँ। उस लड़की ने किसी प्रेत के पोजीशन में अपने हाथ की सारी नसें काट ली थी, और पूरा खून खून बहने के बाद जब उसको डॉक्टर के पास ले जाकर सब सही हुआ, उसके बाद वो लोग उसको बाबा के पास लेकर के आए थे और बाबा उनका इलाज कर रहे थे। दीपिका ने इस चीज़ को देखा होते हुए, तो उन्होंने ये भी शेयर किया। तो वो बहुत अच्छे खासे तंत्र क्रिया जानने वाले इंसान थे। जब वो दीपिका उनके सामने जा कर के बैठी, तो यहाँ पर उन बाबा ने कहा कि यार तुम्हारे साथ तो वो रोज़ फिजिकल होता है ना। फिजिकल होता है डेली। फिजिकल होता है मतलब मुझे तो कभी महसूस नहीं हुआ। और अभी तक आपने भी ऐसा कुछ बताया नहीं। हाँ, तो बाबा ने कहा कि तुम्हें कैसे पता होगा, तुम तो नींद में होती हो, लेकिन जब तुम बहुत गहरी नींद में होती हो तो वो प्रेत आकर के तुम्हारे साथ फिजिकल होता है, और फिर सुबह सुबह जब तुम उठती हो तो जो सिम्टम्स बताए बाबा ने वो सेम वही थे जो दीपिका के साथ हो रहे थे। बाबा ने कहा तुम्हारा सर दुखता है, तुम्हें पेट दुखता है, वॉमिटिंग जैसा फील होता है। दीपिका ने कहा हाँ मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। इसकी माँ को जब ये पता लगा तो वो पूरी तरह से रोने लगी वहाँ पे कि यार मेरी बेटी के साथ ये क्या हो रहा है। तो ये जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ, पहले ही इनके पापा तो नहीं हो सकते भाई। हाँ, इसके पापा तो नहीं होंगे ऑब्वियसली। और वो जो प्रेत बाहर था वो भी सिर्फ इसके फादर की आवाज़ निकाल करके इसे बुलाना चाह रहा था कि और एक्सेस मिल जाए, या पता नहीं क्या रीज़न हो सकता है। हाँ हाँ। तो इन्होंने बोला कि बाबा क्या इलाज है इसका। इसकी मदर रोने लगी बहुत बुरी तरह से। तो बाबा ने कहा एक काम करो, इसने कल जो कपड़े पहने थे वो पूरे कपड़े बिना धुले इनर वियर्स के समेत वो सब कुछ मुझे ला करके दो, मैं एक पूजा करूँगा और फिर हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। इन्होंने वो सारे कपड़े ला करके दिए, सारे इनर वेयर्स, ऊपर के कपड़े कि ये कल दीपिका ने पहने थे। उन कपड़ों को आग में डाल करके वहाँ पर कुछ बलि वली देकर मुर्गी वर्गी की उन बाबा ने एक पूजा की, और फिर एक तारीख बताई कि इतनी तारीख को मैं तुम्हें बुलाऊंगा, उस तारीख को आ जाना। जी। कुछ एक दिन बाद बाबा ने उन्हें बुलाया कि वो तारीख आ गई है। इस बीच उसकी तबीयत नॉर्मल रही थोड़ी सी, वैसा तबीयत ख़राब भी थी, क्लॉट्स भी थे लेकिन बहुत ख़राब नहीं रही। बाबा ने बुलाया और आते ही एक इसे फूल दिया कि इसे अपने मुंह में रख लो, उसे अपनी ज़ुबान पे रख लो, छोटा सा फूल था जी। और फिर कुछ सामग्री दी कि ये सामग्री ले जा करके एक चौराहे पर रख देना। उन्होंने जगह बताई और वहाँ पर रख के मुंह में फूल रखे हुए अपने मन ही मन में कहना कि मैं तुम्हें नहीं चाहती, मेरी ज़िंदगी में आज के बाद कोई भी दखल मत देना, तुम आज के बाद मेरे पीछे मत आना। जी। बाबा ने बताया कि जब तू ये काम करेगी ना तो तेरे दिमाग के साथ वो खेलेगा, वो गिड़गिड़ाएगा, वो रोएगा कि प्लीज़ मुझे खुद से अलग मत कर। एग्जैक्टली यही हुआ भाई। दीपिका ने बताया कि जब मैं वो चीज़ वहाँ पर रख के आ रही थी और मेरे चेहरे, मेरी ज़ुबान पे फूल था, मुझे ऐसा लग रहा था पीछे से कोई गिड़गिड़ा कर मुझसे माफ़ी हाथ जोड़ रहा है कि एक बार पलट के देख ले, मुझे छोड़ के मत जा, एक बार पलट के देख ले। लेकिन दीपिका को पता था कि अगर एक बार पलटी तो फिर सारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। जी। तो दीपिका ये करके घर लौटी और ये करने के बाद उसकी तबीयत में बहुत सुधार आने लगा। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, ये प्रेत अलग हो गया था उससे। लेकिन दीपिका के घर आने के बाद जब उसके लिए रिश्ते देखे जा रहे थे, आसपास के लोग में बात होती थी उसके रिश्ते की, तो कोई भी चीज़ इनकी मुकम्मल नहीं हो रही थी, फाइनल नहीं हो रही थी। तो इसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान थी कि ये क्या हो रहा है। तो उन बाबा ने बताया कि आप जब भी घर पे कोई रिश्ते की बात करो या कोई भी शादी से रिलेटेड बात करो तो हमेशा रिटर्न में करना। मैंने बोल कर नहीं करना है ताकि कोई सुने ना। हाँ, कुछ भी बोलना नहीं है तुम्हें, सिर्फ रिटर्न में करना और घर के अंदर कोशिश करना कि ना हो ये बात। जी। इसी बीच एक आधी बार इसकी मदर ने बोल भी दी ये बातें गलती से। और जब जब ये बातें बोली गई, इनके घर पे एक चीज़ बहुत कॉमन थी जो बहुत अनकॉमन है, इनके घर के कांच टूट जाते थे।
साइड में ग्लास पड़ा हुआ है कांच का, इसकी मदर ने कोई रिश्ते की बात कही, वो टूट गया। तो उन बाबा ने बताया कि वो एंटिटी अब फिजिकली तुझे कुछ कर तो नहीं सकती, लेकिन वो आसपास है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। तो इन्होंने बोला ठीक है। उसने बताया कि बाबा ने कहा कि आप कोशिश करना कि आउट ऑफ कोलकाता, पहली बात तो आउट ऑफ इंडिया, अगर इंडिया नहीं तो एटलीस्ट आउट ऑफ कोलकाता आप इसको शिफ्ट करवाना। तो इन्होंने लिख के बातें बातें करना शुरू की, रिश्ते रिश्ते आ रहे थे, सब टूट जाते थे, कैंसिल हो जाते थे। तो इसकी मदर किसी और ज्योतिष के पास एक बार चली गई, तो उन्होंने बताया कि आपकी जो बच्ची का रिश्ते वाला काम है वो किसी ने बांध रखा। अच्छा। जैसा कि अब ये जॉइंट फैमिली में रहते हैं, और वही बात है ना, आप जिसके बहुत नज़दीक हो वही खंजर मार सकता है आपको, सही कहा भाई। दूर वाला आदमी तो कुछ कर ही नहीं सकता है। तो आप जहाँ विश्वास करते हो वहीं धोखा खाते हो। तो उन्होंने बताया कि मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन आपका देवर, भाभी, भाई, इन्हीं में से कोई है जिसने ये क्रिया की है और इसके बालों से की गई है। जी। अब उनके घर में तो बहुत इजीली एक्सेस है उनका रिश्तेदारों का, तो जहाँ दीपिका सोती है वहाँ बाल भी टूटते हैं, तो 2 बाल उठाए और क्रिया कंप्लीट। तो इन्होंने बोला कि उसके बालों से क्रिया हुई है और इसका रिश्ता बांध रखा है। उसके बाद उन्होंने भी कुछ उपाय बताए कि आप ये सारे उपाय करना और ये उपाय करके आपका काम बन जाएगा, लेकिन वही लिखित में बात करना। फाइनली इन्होंने ये उपाय किए और बैंगलोर के एक लड़के के साथ उसकी शादी हो गई। जी। यहाँ पे शुरुआत हुई इससे भी ज़्यादा खौफनाक चैप्टर की। ओके, अभी मैं सोचा था एंडिंग हो गई इस चीज़ की, बट यहाँ पर शुरुआत होती है इससे भी ज़्यादा खौफनाक चीज़ होगी। ये शादी करके जिस लड़के के साथ शिफ्ट हुई, हाँ। जिस घर में शिफ्ट हुई, वो एक रेंटेड घर में रहता था उस समय, हाँ। वो जॉब करता था। तो वो घर था एक नदी के किनारे, जी। बेसिकली एक तालाब टाइप था उसके किनारे, और ऐसा कहते थे कि वो वहाँ के किसी माफिया का घर था जो इन्होंने रेंट पे लिया हुआ था, और वहाँ पर बहुत सारे मर्डर्स करके पीछे की नहर में फेंक देते थे वो लोग। जी। तो अब ये तो बहुत वल्नरेबल थी, इसको तो मिनट में पता लगता था कि क्या चीज़ है घर में। ये जब घर में आई शादी के बाद, तो सेम डे तो कह नहीं सकती जब जोड़े में आई है। तो इसने बोला कि कुछ एक दिन बाद कि यार मुझे यहाँ पर आकाश बहुत नेगेटिविटी फील होती है, आप कुछ करिए। इसके हस्बैंड का नाम आकाश था। जी। कि मुझे बहुत नेगेटिविटी फील होती है और कुछ तो प्रॉब्लम है इस घर में। वो आदमी फिर वही वाली बात है, अली वाली बात है, वो बहुत वैसा था कि अरे क्या भूत वूत, कुछ नहीं, कुछ नहीं होता है, तुम्हारा वहम है। हाँ तुम्हारा वहम है। यहीं से सब शुरू होता है मुझे लगता है। तो उसने बोला कुछ नहीं होता, तुम्हारा वहम है और तुम आराम से चिल करो, मैं हूँ घर पे। उसका वर्क फ्रॉम होम मोस्टली रहता था। तो इसने क्या किया, एक दिन ये अपने आराम से घर में घूम रही थी, तो घूमते घूमते ये बहुत ज़ोर से चिल्लाई। जब ये चिल्लाई तो वो भाग कर के आया आकाश की क्या हुआ। तो उसने बोला कि ये सामने विंडो है, इस विंडो के जस्ट पीछे एक परछाई है जो इधर से इधर घूम रही है। ओह। आकाश ने बोला यार कोई कपड़ा होगा, तेरा वहम होगा, कुछ भी हो सकता है। और इस समय तक इसकी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई थी, ये 3-4 महीने के बाद की बात है शादी। तो बोला तेरा वहम होगा, लेकिन वो ये बात नहीं माना। अच्छा, ये सब कुछ जो इन लोगों के साथ हुआ है ना, अब लोगों को लगता है कि हॉरर स्टोरी है और कुछ ऐसा है तो एक ही महीने में सब कुछ हो गया है, नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता। लोग बहुत लंबे लंबे समय तक जूझते रहते हैं इन सब चीज़ों से, बीच बीच में थोड़ी थोड़ी चीज़ें होती रहती हैं। जैसे ये इंसिडेंट 2013 से स्टार्ट हुआ था। हाँ 2013 से, अब इसकी शादी भी हो चुकी हाँ। है ना। उस टाइम ये 18 साल की थी शायद, है ना? हाँ तब। तो जब ये 22 के आसपास की थी, 2017 के आसपास, तब इसकी शादी हुई, जी। 2017-18 के आसपास ना। तो इसकी जब शादी हुई, शादी को 1-2 साल बीते, ये उस घर में रही, इसकी एक बेबी भी हुई, छोटी सी लड़की हुई इसको। तो सब सॉर्टेड चल रहा था, लेकिन उसी घर में एक डर भी था कि वो बच्चा रात को हमेशा 12 बजे उठ के रोने लगती थी वो छोटी सी बच्ची, और कभी भी इन्हें रीज़न नहीं समझ में आया। चेकअप्स करवाए, सब नॉर्मल था, और इस घर में भी प्रॉब्लम थी। अब धीरे धीरे इस घर के साथ क्या हुआ कि उन्हें नेगेटिविटी और ज़्यादा बढ़ते 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 ये बहुत दुखी हो रही थी कि घर छोड़ दो, लेकिन इसका हस्बैंड मान नहीं रहा था। जी। और ये सब चल ही रहा था कि इतने में सीन में आता है कोविड। ओ। जब कोविड आया, 19 के मिड के आसपास आया था, हाँ। तो 19 के मिड और 21 तक लगभग चला था वो। हाँ, 2020 में फेब या मार्च में लॉकडाउन हो गया था फिर। हाँ तो 19 में जब कोविड आया, तो 19 के मिड के आसपास सबसे पहले ये लोग क्वारंटीन तो बहुत बाद में हुए थे, तो उससे पहले लोग फिर भी पता लगा था कि शायद 2019 मार्च में आया था। नहीं, 2020 मार्च में। 2020 मार्च में जी। आया। तो 2020 मार्च के आसपास, 2020 में मतलब क्वारंटाइन हो गए थे, लॉकडाउन लग गया 2020 मार्च में। हाँ ठीक है, 2020 मार्च के आसपास। तो उस समय इनके घर में एक और ही सिलसिला चालू हुआ भाई।
किस चीज़ का? मौतों का। अरे। इनके घर में परिवार थे 6। 6 परिवार में से इसके फादर जा चुके थे, पीछे बचे 5। अब जो इसको सबसे बड़े जो इसके ताऊ जी थे, वो अपनी वाइफ के ससुराल चले गए थे जी। क्वारंटीन होने के लिए। और उस समय इनकी वाइफ का जो ससुराल था, वहाँ पर सिर्फ इसकी दीदी और जीजा ही रहते थे, जो दोनों कहीं बाहर क्वारंटाइन थे, वो कहीं फंसे हुए थे। तो ये अकेले ही थे घर पे। तो स्टार्टिंग में क्या है ना, बहुत लंबे समय तक क्वारंटीन भी थे, लेकिन लोग बाहर भी जा रहे थे। हाँ। तो जब इसकी जो ताई जी थी, जो अपने मायके चली गई थी, वो वहाँ पर पूजा कर रही थी। पूजा करते करते, और जो इसके ताया जी थे वो कहीं बाहर चले गए थे 2 दिन के लिए, आस पड़ोस में कहीं चले गए होंगे, पास के शहर में कार्ड बनते थे तब लोगों के। जी। तो 2 दिन के बाद जब वो लौट करके आए, तो उन्होंने देखा कि घर का गेट खुला हुआ है। गेट खुला हुआ है, जब ये एंटर गए तो मंदिर के सामने वो नीचे गिरी हुई थी इसकी ताई जी। उन्हें संभाला गया, हिलाया, पानी वानी मारा, तो देखा कि संदिग्ध तरीके से वो वहाँ पर मरी हुई है, उनकी डेथ हो गई थी। तो वो कोविड की वजह से नहीं हुई थी, कुछ और ही रीज़न था? हमें भी क्या रीज़न हो सकता है आज तक क्लियर नहीं है जी। क्योंकि वो तो क्वारंटाइन थी, मंदिर के सामने पूजा करते करते ही हार्ट फेल हुआ शायद, या आई डोंट नो, कोई पैरानॉर्मल रीज़न भी हो सकता है, ये क्लियर नहीं है अभी तक। लेकिन पूरी स्टोरी को देखें तो ऐसा लगता है कि शायद कोई ऐसा ही रीज़न है। तो वो मर गई, उनकी डेथ हो गई, और उनका जब चेकअप हुआ तो पता लगा कि 2 दिन पहले ही मर गई थी ये। 2 दिन तक उनकी लाश इस घर में थी। उसके बाद मिड में कहीं जाकर के इसके एक और ताया जी हैं, उनको कोविड हुआ, उनकी डेथ हुई। फिर उनकी वाइफ की डेथ हुई। फिर ऐसे करते करते इसके एक चाचा और जी और चाची जी हैं, उनमें से एक को कोविड हुआ, वो क्वारंटाइन हुए, मतलब उनका इलाज चला और वो सही हो गए। फिर इनकी पूरी फैमिली में से, जैसे 6 परिवार है, तो ये 12 लोग हुए जो बड़े बड़े हैं, बच्चे अलग हैं। उनमें से 10 एक लोगों की डेथ हो गई थी। 12 में से 10 की? हाँ, कभी किसी की वाइफ, कभी किसी का हस्बैंड। लेकिन एक ताया जी के साथ प्रॉब्लम ये थी कि उनका जो बच्चा था ना, वो एबनॉर्मल था। अच्छा। मतलब मेंटली इल था। तो जब कोविड में डेथ हो रही थी तो अस्थियां नहीं मिल रही थी, मतलब बॉडी नहीं मिल रही थी, अस्थियां दे रहे थे सीधा वो। जी। तो उस मेंटली इल बच्चे ने क्या किया कि अपने 13 दिन का वो करते हैं घर पे, 13वीं करते हैं, कुछ क्रियाएं करते हैं ताकि आत्मा को शांति मिले। जी। वो मेंटली थोड़ा सा इल था, उसने दूसरे दिन पिज्ज़ा ऑर्डर करना, नॉनवेज ऑर्डर करना शुरू कर दिया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ है, और शायद यहीं पे एक गलती भी हुई उसी से। तो जब ये सब हो रहा था, उसने ये किया, उसको बहुत लोगों ने समझाया कि तू भाई क्या कर रहा है, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो मेंटली इल था, उसने मानी नहीं बात। उसके समझ से परे थी जी। हाँ। तो ऐसा करते करते ये सब कोविड जाने ही वाला था, लेकिन जाने से पहले पहले इसकी मदर को भी कोविड हुआ, दीपिका की। अच्छा, इसकी मदर को कोविड हुआ, ये कोविड में एडमिट हुई थी, इनके हार्ट में प्रॉब्लम थी तो पेस मेकर डाला गया जी। पेस मेकर डल गया था, वो ठीक हो गई थी, घर आने वाली थी कि अचानक से हॉस्पिटल से फ़ोन आता है दीपिका को कि उनकी मदर की डेथ हो गई। अरे। ये डेथ का रीज़न समझ नहीं आ रहा था, पेस मेकर डल गया था, सब सही था, लेकिन पता नहीं कैसे उनकी डेथ हो गई थी। अब ये लोग घर पे आए, इनके लिए प्रॉपर 13 दिन की इन्होंने क्रिया की गई जी। जो बचे थे वो थे सिर्फ इनके चाचा और चाची, जो कि इस घर को छोड़ के जा चुके थे, जिन्हें ऐसा लग गया था कि इस घर में कोई प्रॉब्लम है और यहाँ जो भी रह रहा है वो ख़त्म हो रहा है। तो वो ऑलरेडी अपनी वाइफ के मायके में चले गए थे। हाँ। तो वो बचे थे सिर्फ, और बाकी बचे थे बच्चे जी। तो इस घर के अंदर इसकी शादी हो चुकी थी, इस घर के अंदर क्रियाएं हुई और ये वापस अपने घर पे चली गई, बेंगलोर। तो इसकी बच्ची थोड़ी सी बड़ी हुई इस दौरान। जब थोड़ी सी बड़ी हुई तो 1 साल और बीता। तो जब ये 1 साल के बाद, अब 11 महीने के बाद बरसी होती है, जब 11 महीने के बाद ये बरसी करने के लिए वापस पहुंची अपनी माँ की, तो इसने देखा कि इनके घर के हॉल से ना बहुत ज़्यादा गंदी बदबू आ रही है। इसने वहाँ पर कुछ क्लिनजिंग करने की कोशिश की, अगरबत्ती जलाई, लेकिन वहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे बदबू आए, लेकिन फिर भी आ रही थी जी। तो वहाँ पर बहुत बुरी बदबू आ रही थी। तो इसने क्या किया, वहाँ पर खड़ी हुई, इसने बोला कि आप जो कोई भी हो, मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है, आप प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, और अपने ईस्ट का कोई पार्ट किया, जिसके बाद वो बदबू ही चली गई। तो लॉजिकली वहाँ पर कुछ था पैरानॉर्मल। फिर इसने एक और चीज़ देखी जिससे इसे बहुत गुस्सा आया कि इसकी मदर जिस बेड पर लेटी थी हॉस्पिटल जाने से पहले लास्ट टाइम, वो चादर बेसिकली इन्हें हरिद्वार छोड़ करके आनी थी। हाँ। लेकिन इसके भाई को बहुत प्यार था अपनी माँ से, तो वो उसी चादर को बिछा करके मोस्टली सोता था वहाँ पर। और जब ये बरसी वाले समय के बाद ये घर पर लौटी,
ये सब करके, हालांकि इसने अपने भाई को बहुत डांटा कि तूने ये सब क्या किया, तो वो रोने लगता था अपनी माँ को याद करके, तो इसने भी ज़्यादा कुछ कहा नहीं। भाई यहाँ पर एक बहुत ख़तरनाक चीज़ थी। ये लड़की जब वापस अपने घर पहुंची बेंगलोर, तो ये रात को 12 बजे एक दिन उठी अगले ही दिन, और अपनी मम्मी को बोली कि देखो मम्मी, नानी आई है, ओ, कितनी सारी चॉकलेट्स लाई है मेरे लिए। एक सेकंड, मम्मी मम्मी तो जा चुकी है, अपनी सास को बोला? छोटी बच्ची उठी, अच्छा अच्छा, समझ गया, दीपिका की बच्ची दीपिका उठी। की बच्ची उठी, ओके। दीपिका को उसने बोला कि देखो मम्मी, नानी आई है। ओ, और दीपिका और उसका हस्बैंड वो बिल्कुल भौचक्के कि यार क्या बोल रही है। उस घर में भी जब ये बरसी के लिए गए थे, तो दीपिका ने एक और बात बताई थी कि मेरे हस्बैंड उसी बेड पर सो रहे थे जहाँ मेरी मदर सोती थी, तो रात को उन्हें ऐसा फील हुआ कि जैसे कोई उन्हें सहला रहा हो प्यार से पीछे से। ये बात उन्होंने जब अपने भाई को बताई, तो उसने कहा कि ये मेरे साथ अक्सर होता है कि शायद माँ अभी भी है और मुझे सहलाती है। जी। और यही बात ये बच्ची कह रही थी कि देखो मम्मी, नानी आई है। हाँ। तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बात की कि आप किसी मरे हुए इंसान को देखोगे, तो चाहे आप जितना भी प्यार करते हो उससे, आप वहाँ पर नहीं ये प्रोसेस कर आप पाओगे। नहीं चाहोगे कि वो हो वहाँ पर। हाँ, पहली बात तो ये आप डरोगे, दूसरा आप ये चाहते हो कि आपका अपना है तो उसे पीस मिल जाए, है ना। राइट। तो ये बहुत ज़्यादा घबराई कि ये क्या हो रहा है। लेकिन फिर काफ़ी समय तक ये चीज़ें चली। उसकी बेटी रात को उठती थी, कभी कभी 2-3 दिन में एक बार उठ जाती थी कि देखो मम्मा, नानी आई है। और उस समय पूरे घर में अजीब सी इन्हें ठंड फील होती थी, क्योंकि जहाँ भी ये चीज़ें होती हैं एक टेम्परेचर ड्रॉप होता है। राइट। तो इसे समझ में भी नहीं आ रहा था कि इसका करना क्या है। फाइनली इन्हीं चीज़ों के चलते इसका हस्बैंड कन्विंस हुआ और इन्होंने वो घर चेंज किया। लेकिन बाय बैड लक कह लो, या फिर शायद दीपिका इन चीज़ों को अट्रैक्ट करती थी, ये घर और भी ज़्यादा खतरनाक था। जब ये लोग यहाँ पर गए ना, तो दीपिका ने बोला कि दूसरे तीसरे दिन ही मेरी दरवाजे तक चल के आके रात को इतनी डेमोनिक एंटिटीज आकर के मुझे दिखती थी। रैम होती है भेड़ जी। एक भेड़ जैसी एंटिटीज बिल्कुल लाल आंखों के साथ कहती मुझे रोज दरवाजे पर दिखती थी। ओ, वो चल के मेरे दरवाजे तक आती थी और मैं उसे बहुत स्ट्रॉन्ग दिल के साथ अपोज करती थी कि नहीं, यू आर नॉट इनवाइटेड। अब ये जो एंटिटीज होती हैं, ये आपके वल्नरेबल होने पे काम करती है। अगर आप टूट जाओगे, डर जाओगे, तो तुरंत काबू पा जाएंगे आप। आपका डर ही इनका हथियार होता है। एग्जैक्टली। कुछ कुछ केसेस में आप कुछ भी कर लो, आपके पास सॉल्यूशन नहीं है। हाँ हाँ। लेकिन बहुत से केसेस में, जैसे इसकी राशि बहुत स्ट्रांग थी दीपिका की, जी। इसीलिए इसके साथ अभी बहुत कुछ गलत नहीं हो रहा था। हालांकि शुरू में हुआ था, पर वो बहुत स्ट्रांग एंटिटीज थी। जी। तो ये बोली कि रोज मुझे दिखती थी वो, कभी कोई एंटिटी कभी कोई एंटिटी। फिर मैंने एक बार गूगल किया, तो उसमें उसने बोला कि ये तो बहुत ज़्यादा डेमोनिक एंटिटीज हैं जो अगर आपको दिखाई दे रही हैं तो। और उसके बारे में सब पढ़ा उसने अपने हस्बैंड से बात की कि यार मुझे ये सब चीज़ें दिखती हैं, ये सब परेशानी हो रही है। तो उसका हस्बैंड फिर बोला अभी तो घर चेंज किया है यार, अब फिर तुझे भूत दिखते हैं, क्या प्रॉब्लम है तेरे साथ। तो वो भी नहीं माना। लेकिन धीरे धीरे इस घर की अलमारियों पर फुटबॉल जितनी बड़ी फफूंद लगने लगी भाई। ओ, अब इमेजिन करिए, अलमारियां, ड्रॉर जो भी खोल रहे हैं आप, फफूंद है इतनी बड़ी बड़ी। मतलब लग जाती है जब बहुत लंबे टाइम तक यूज़ नहीं होती हैं। हाँ। बट यहाँ पे लोग रह रहे हैं, ऑलरेडी यूज़ हो रही है। एग्जैक्टली। और नई अलमारियां, हाँ, और इतनी बड़ी। इतनी इतनी बड़ी फुटबॉल जितनी बड़ी फफूंद। यस भाई, ये चीज़ होती है कि ऐसा मैंने सुना है कि अगर आपके घर पर खाना बड़ी जल्दी ख़राब होने लग जाए, फंगस लगने लग जाए, ऐसा कुछ, तो ये एक तरीके से इशारा होता है कि नेगेटिव एंटिटी यहाँ पे कुछ नेगेटिव है। एग्जैक्टली। आपके घर में अगर स्पिरिचुअलिटी है, हाँ। तो ये चीज़ें चलती हैं। हाँ। पॉजिटिविटी हो तो। अगर नेगेटिविटी है, आपका खाना ख़राब होने लगता है, आपके इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में प्रॉब्लम कभी कभी हो जाती है। हाँ हाँ। आपको रात को फील हो जाएगा, राइट। बहुत इजीली हो जाता है फील। तो जब ये फफूंद वगैरह लगने लगी, तो इन्होंने ऑनर से बात की कि सर आपने हमें अभी अभी फ्लैट दिया है और ये सब कुछ हो रहा है, आपने घर दिया है हमें अभी अभी। तो उन्होंने बोला कि यार मेरा तो नया घर बना है, पॉसिबल ही नहीं है, आप कैसी बात कर रहे हो। अब वो भी कोई कोलकाता का ही कोई माफिया बूफिया टाइप का कोई आदमी था, तो उससे ज़्यादा बात नहीं कर पाते थे ये लोग। तो मतलब जितने भी बिल्डर्स और ऐसे लोग होते हैं उनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं। हाँ। तो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए ये लोग। फिर धीरे धीरे उस फफूंद के साथ साथ इनकी अलमारियाँ जो एकदम ब्राउन जिसका कलर था, वो काली पड़ने लगी, अच्छा। उससे पपड़ी उतरने लगी। यहाँ इन लोगों को समझ में आया कि प्रॉब्लम है। आकाश भी समझा। तो इन्होंने बोला कि हमारे पास थोड़े बहुत फाइनेंसेस है,
हम एक काम करते हैं, फाइनली हमारा घर लेते हैं और वहीं पर जा कर के अच्छे से हम सेटल हो पाएंगे। तो दीपिका ने कहा कि सबसे पहले मैं जाऊंगी उस घर में जो भी हम खरीदें। हाँ, पहले मैं चेक करूँगी। हाँ, कि मुझे सेंस हो जाती हैं चीज़ें, मैं जा कर के चेक करती हूँ और अगर चीज़ें सही रही फिर ही हम वो घर लेंगे। जी। तो फाइनली बहुत साल बाद शादी के वो उस घर में शिफ्ट हुए जहाँ पर सब कुछ ठीक था। लेकिन यहाँ सब ठीक था, इसका जो पुराना घर था वो अकॉर्डिंग टू दीपिका और उसका भाई आज एक पोर्टल है कि ये जब भी अपने उस घर में जाते हैं तो वहाँ मरे हुए हर एक इंसान से वो कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो वहाँ पर मतलब वो एक पोर्टल है उन्हीं के जो घर वाले उनकी सोल के लिए या किसी के भी लिए? उनकी सोल के लिए, ओके। अपने बड़े ताया जी, बीच वाले ताया जी, किसी की भी सोल, उनको वहाँ पर सोल्स दिखती थी उस घर में। आज भी उसका जो भाई है वो उसी घर में रहता है, अच्छा। अकेला। ओ। और उसने बोला कि तू मेरे साथ शिफ्ट हो जा, तेरे जीजू के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू उस घर में क्यों रह रहा है। तो वो बहुत रोता है। वो शायद कोई पोजेशन है उसके ऊपर या शायद उसका अटैचमेंट है अपनी माँ से। तो बोला मैं ये घर नहीं छोड़ूंगा। रात को कई बार वो सो रहा होता है, लाइट जलाकर सोता है, अपने दोस्त बुला लेता है, पर कभी कभी कोई दोस्त नहीं आया मान लो, तो बहुत बार होता है कि बाहर कांच टूट गया, कोई ग्लास टूट गया। बहुत साफ साफ इन लोगों को पता है कि इनके घर में प्रॉब्लम है। यानी कि अकेला तो वो भी नहीं रहना चाहता, बट उसकी जो यादें हैं, यहाँ की मेमोरीज है, उनको नहीं छोड़ सकता है वो। हाँ एग्जैक्टली। और अभी जैसे 2025 चल रहा है जी। तो काफ़ी एज है, 28-29 के आसपास है। तो उस बंदे का अभी जो सब चीज़ें दीपिका के साथ हो रही थी ना, करियर ख़राब चल रहा था, रिश्ता नहीं हो रहा था, ये सब चीज़ें हो रही, तब तो माँ थी, तो माँ ने सब कुछ सॉर्ट करवा दिया। जी। अब कौन है हाँ। जो किसी के पास लेकर के जाएगा अगर उसका बांध रखा है किसी ने कुछ तो अभी उसके साथ वो सब कुछ हो रहा है और उस घर में वो अकेला रहता है। वो जो मेंटली इल बच्चा है वो और उसके भाई और जितने भी ये यंग जनरेशन जो इनकी है, जो अब 25-27 के आसपास हो चुकी है सब, जी। ये उस पूरे घर में रहते हैं। और इसके भाई के साथ अभी भी वो चीज़ें होती हैं कि उसकी माँ सहलाती है उसे आ करके। कोई भी इंसान के घर में ऐसा नहीं है जिसे पीस मिला। ओ। और ये स्टोरी अभी चली रही है इनके, अभी वहीं पर हैं वो सब चीज़ें। अभी वहीं पर है वो सब चीज़ें। और कभी भी इन्हें अपनी माँ को देखना होता है तो ये अपनी माँ को देख सकते हैं, लेकिन ये नहीं देखते क्योंकि ये चाहते हैं पीस मिल जाए। राइट। तो वो पीस मिलने के लिए भाई देखो, यूजुअली अगर कोई मुझसे पूछे या आपसे पूछे तो हम तो एक सिंपली बोलते हैं यार हवन करवा लो या पिंडदान वगैरह जो भी होता है, ये सब चीज़ें क्रिया, अंतिम क्रियाएं होती हैं, उनको प्रॉपरली दोबारा से करो। शायद कुछ रह गया हो, कुछ कमी रह गई हो, तो उन्होंने कभी ट्राई नहीं किया? बहुत किया भाई। अच्छा। क्या लगता है आपको, अगर इतने सालों तक उन्हें बताया कि उनकी माँ की आत्मा शांत नहीं है, हाँ। तो उन्होंने नहीं किया होगा। उन्होंने बहुत ये पिंडदान, घर में हवन, ये सब कुछ करके देख लिया भाई। लेकिन कहानी है कि जब किसी सोल की स्टोरी अधूरी रह जाती है ना, तो वो जब तक पूरी नहीं होती वो इस दुनिया से नहीं जाती। आप कुछ भी कर लो। वो जो भी वहाँ पे स्पिरिट्स हैं उनसे बात कर सकते हैं? बात तो एज इन वर्चुअली तो नहीं होती है जी। लेकिन वो दिखती हैं, दिखती हैं बस। मैन टू मैन जैसे हम बात कर रहे हैं वैसे नहीं होती। ओके। वरना मैं वही सोच रहा था कि अगर बात कर सकते तो उनसे एटलीस्ट पता लग पाता ना कि भाई क्या वो चीज़ है जो अधूरी है, क्या पता हम पूरी कर दें, आपको पीस मिल जाए। एग्जैक्टली। ओके। लेकिन शायद मुझे लगता है कि जैसा मैंने शुरू में बताया कि जब आपकी नेगेटिव और ये पैरानॉर्मल चीज़ों की वजह से मौत होती है, हाँ। तो आपकी सोल रहती है उन नेगेटिव चीज़ों के पास और वो नहीं छोड़ते हैं सदियों तक, सालों तक। हमारे लिए 100 साल का जीवन है, 50, 70, 80, उनके लिए तो एटर्निटी है भाई। राइट। जब कोई सोल है तो उसके लिए एटर्निटी है। जी भाई। बाय द वे भाई, काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी हॉरिफाइंग स्टोरीज थी टू बी ऑनेस्ट। एंड बहुत रेयरली ऐसा होता है कि भाई मुझे पर्सनली किसी स्टोरी के बारे में मैं कहूँ कि भाई ऑडियंस की तरफ से कि भाई मज़ा आ गया ऐसा। बट टू बी ऑनेस्ट भाई, जिसके साथ ये चीज़ें होती हैं एक्चुअली में उसको पता है कि भाई ये प्रॉब्लम कैसी होती है, कैसे इसको फेस किया जाता है, कितनी ज़्यादा इंसान एक तरीके से ना उसको समझ नहीं आता है कि वह फंस चुका है, डिप्रेशन में रहता है वो इंसान। और ना तो सबसे ज़्यादा ना ये सब चीज़ें हमारे बिजनेस के ऊपर, हमारा जो भी जॉब या बिजनेस जो भी है, फाइनेंसिस है, हेल्थ है, हर चीज़ को ख़राब करते हुए जाते हैं भाई। तो इनसे कैसे वो लोग झेल रहे हैं इन चीज़ों को, वो वही जानते हैं। हम लोग तो बस यहाँ बैठ के बात कर सकते हैं उनके बारे में। अपने बारे में थोड़ा बताइए कि आप हॉरर जॉनरा में क्यों हैं और कहाँ से आपके पास स्टोरीज आती हैं? आई एम इन हॉरर जॉनरा बिकॉज मुझे हमेशा से हॉरर स्टोरीज बचपन से भी और जब भी मैं कहीं से सुनता आया हूँ, मुझे बहुत ना फैसिनेट करती हैं ये चीज़ें। एंड आई एम पर्सनली ए बिलीवर। लोग कहते हैं कि मुझे वो भूत वाला घर देखना है, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, तो मैं सबको एक हिदायत देता हूँ छोटी सी कि भाई
आप खुद पजेस होके आप इमेजिन करिए कि आप अपनी छोटी सी बच्ची को पीट रहे हो या अपनी वाइफ को पीट रहे हो, लेकिन आप तो उस समय पजेस्ड हो ना। और अगर आप ये सब चीज़ें करते हो तो कितना हॉरिफाइंग है ये चीज़ कि वो लोग तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना उनका फादर उनके साथ ये सब, उनका बाप ये सब चीज़ें करे, लेकिन लोग नहीं मानते हैं, लोग जाकर के देखते हैं। लेकिन मैं शुरू से हमेशा बिलीवर रहा हूँ, तो मैं हमेशा मैं सब्सक्राइबर से स्टोरीज लेता हूँ एंड आई पर्सनली आई एम ए राइटर, तो मैं समझ जाता हूँ मोस्टली कि ये स्टोरी लिखी हुई है या फिर ये रियल स्टोरीज है। राइट। तो उनमें से रियल स्टोरी मैं पिक करता हूँ और फिर उन स्टोरीज़ को मैं लोगों तक लेके आता हूँ और कोशिश करता हूँ हर स्टोरी में कोई एक सीख मैं लोगों को दे पाऊँ कि किस लिए उन्हें इन सब चीज़ों से दूरी बरकरार करनी चाहिए। जी भाई, तो आपका ये मानना है कि ये चीज़ें होती हैं बट इनको छेड़ो मत, इनको डिस्टर्ब मत करो, अपने काम से काम रखो। एग्जैक्टली भाई। ओके। तो भाई मेरा भी ये मानना है कि देखो, जो भी ये नेगेटिव चीज़ें होती है या फिर नेगेटिव एंटिटीज़ या पैरानॉर्मल एंटिटीज़ होती हैं, ये ना 3 या 4 ही तरीके हैं कि हमें वो हमसे कनेक्ट होती है या फिर हमें परेशान करती हैं। आइदर हम उनको जाके चैलेंज करें या छेड़ें, दूसरा हमने कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर दी कि जाने अनजाने में हमने उनको परेशान कर दिया, उनकी जगह पर हम चले गए। ये चीज़। तीसरी चीज़ होती है कि हमारे कुछ प्यारे प्यारे जो जन होते हैं हमारे, वो हमसे जेलसी के कारण कुछ हमारे ऊपर करवा दें, भिजवा दें। ये 3 चीज़ें होती हैं और शायद 3 ही होती हैं मेरे हिसाब से, इसके अलावा कोई ऐसा तरीका नहीं होता जिससे आ जाए। बाकी कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे पुराने गांव में मान्यता है कि आप किसी ऐसी जगह पर उनको आवाहन दे दो, बुला लो, आ जा, कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ कर दो, तो शायद वो सुन के और खुद को सेल्फ इनवाइट कर लेते हैं कि ठीक है अब मेरे पास एक्सेस है। राइट भाई। बाय द वे भाई, आपने इतनी सारी स्टोरीज आपने शेयर की अपने खुद के चैनल पे गोड्स एंड घोस्ट पर तो उसकी जो लिंक है, चैनल की लिंक, वो भी लोगों को मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, एंड ऑब्वियसली कोलैब होगा तो लोग इजीली आपके चैनल को ढूंढ पाएंगे। प्लीज़ भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब करना, बड़ी ही ज़बरदस्त स्टोरीज होती हैं इनके पास, जो कि आप ये पॉडकास्ट देखकर समझ ही गए होंगे अब तक। बाय द वे, अगर यहाँ तक आपने हमारे पॉडकास्ट को देखा है तो डैट मीन्स कि आप हमारे एक जेन्युइन सब्सक्राइबर हैं, और ऐसे ही आपका प्यार हमारे साथ बनाए रखिए। भाई को भी भरपूर प्यार दीजिए। कौशल भाई, इस पूरे एक्सपीरियंस में, जितने भी दिनों का, महीनों का आपको एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, आप क्या वो एक गाइडलाइन होती है या फिर सजेशन होता है जो लोगों को देना चाहते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में सुनते हैं, जैसे हमारी ऑडियंस है, वो वाली ऑडियंस है जो जिनको डेली हॉरर चाहिए, उसके उन्हें नींद नहीं आएगी। जी। तो क्या वो सजेशंस हो सकते हैं आपके हिसाब से? भाई मुझे लगता है जब आप बहुत ज़्यादा कोई चीज़ कंज्यूम करते हो तो आप उसी तरीके से सोचने भी लगते हो। जी। तो बहुत थिन लाइन है हेल्यूसिनेशन, छलावा और भूत प्रेत के अंदर। तो बहुत लोग हेल्यूसिनेशन को समझ लेते हैं कि मुझे भूत प्रेत दिखे हैं, बहुत लोग स्लीप पैरालिसिस को समझ लेते हैं कि मुझे भूत दिखे हैं, और जैसे मुझे भी है स्लीप पैरालिसिस। अगर मैं कभी दोपहर में सो जाता हूँ तो कोई चीज़ ऐसी आकर के मेरे दिमाग से सीधा टकराती है और फिर 3 सेकंड के लिए मैं बिल्कुल स्टक हो जाता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ हिलूँ, नहीं हिल पाता हूँ। अगर मैं उसको पोजेशन समझूँ, अगर मैं ये चीज़ बहुत कंज्यूम करता हूँ तो शायद मैं वहाँ पे भटक जाऊँ। दूसरी बात ये कि आप जब तक नहीं छेड़ेंगे ये आपको नहीं छेड़ेंगे। जी, मेक श्योर करो हमेशा कि आपको पता लगे ये घर हॉन्टेड है, आपको पता लगे कि ये जगह हॉन्टेड है, तो आप उससे डरो चाहे मत डरो, वहाँ जा कर के मत टेम्प्ट करो खुद को। जैसा मैंने शुरू में कहा, वो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं अगर आज मेरे परिवार वालों को पीट रहा हूँगा तो उनके लिए विजुअली ये कितनी खतरनाक बात है। मैं तो पजेस्ड हूँ, लेकिन वो ट्रॉमा उनके साथ उनकी सारी जिंदगी रह जाएगा भाई। कौशल भाई, बाकी यार आज के लिए इतना ही, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। हाँ भाई, बहुत मज़ा आया। जी, तो हम दोबारा से मिलेंगे। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स आपके पास होते हैं, एंड हम अपनी ऑडियंस के लिए दोबारा से कुछ इंसिडेंट्स लेके आएंगे। प्लीज़ आप हमें बताइए कि फेवरेट पार्ट आपका कौन सा था हमारे इस पॉडकास्ट में, एंड अगर आपके पास भी कुछ स्टोरीज़ है, कुछ इंसिडेंट्स हैं जिनको आप चाहते हैं कि कौशल भाई अपने खुद के चैनल पर या फिर हमारे चैनल पर आकर नरेट करें, तो प्लीज़ आप इनके साथ शेयर कर सकते हैं। भाई की सारी ही डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, एंड साथ ही साथ यही प्यार बनाए रखिए। आज के लिए इतना ही। कौशल भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई, थैंक यू जी सो मच भाई। फॉर कॉलिंग।